रामविलास जी के हम कोई अनुयायी थोड़ी हैं। रामविलास जी को हम अपना पुरखा मानते हैं और अपने पुरखों के लिए जो आदर होना चाहिए वो मेरे भीतर रामविलास जी के लिए है। नामवर जी जब दोबारा संपादक बने थे आलोचना के, तो उन्होंने लिखवाया था रामविलास जी से कि भारत में फासिस्ट तानाशाही का खतरा और वामपंथ के कर्तव्य। सनातन का वास्तविक अर्थ है परिवर्तित होते हुए बने रहना, जिसको एक और शब्द से परिभाषित किया जाता है परंपरा। निराला तुलसीदास को अपने पूर्वज के रूप में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझते थे, तो उनसे भिड़े रहते थे बराबर। मैंने विजय बहादुर जी के विश्लेषण की बहुत आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो नागार्जुन को सही ढंग से व्याख्यायित करने की जगह नागार्जुन को गलत रोशनी में प्रस्तुत करता है। ऐसा भाव जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के समकक्ष लाता है, जोड़ता है, ये कविता का मूल भाव है। रूमानियत विद्रोह का मूल भाव स्रोत है, तो शमशेर में रूमानियत है और वो रूमानियत उनके विद्रोह तक जाता है। मुक्तिबोध की कविता में बहुत उबड़ खाबड़पन है, वो हर आदमी को ठीक नहीं मालूम पड़ती। केदार जी को भी नहीं लगती थी। जैसे कुलीनतावाद साम्राज्यवाद की विचारधारा से प्रभावित रहता है, उसी तरह उग्रवादी वामपंथ साम्राज्यवाद के हितों से अनुप्रेरित रहता है। अजय भवन में बैठे थे, रेड गार्ड्स के साथ हम चाय पी रहे थे, अचानक कैंटीन में प्रवेश दिखाई पड़ा रामविलास जी का। मैंने देखा, मैं आश्चर्यचकित, मैं खड़ा हुआ, मैंने नमस्कार किया। नमस्कार, आप संगत देख रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। जिस समय ये एपिसोड संगत का रिकॉर्ड हो रहा है, उससे ठीक 15 और 20 दिन पहले, या कहूँ 15 और 20 दिन का समय हिंदी साहित्य की दुनिया में उथल पुथल भरा रहा है। ऐसे ऐसे विवाद हुए जो नहीं होने चाहिए थे। क्या इन विवादों से साहित्य की गरिमा गिरती हुई दिखाई दी? क्या विवाद सैद्धांतिक नहीं होने चाहिए? क्या विवाद में व्यक्तिगत तौर पर किसी को घसीटना ज़रूरी होता जा रहा है? सवाल यह है कि क्या विवाद पहले नहीं होते थे जब सोशल मीडिया नहीं था? और अगर होते थे तो क्या व्यक्तिगत हमले ऐसे ही होते थे जैसे पिछले दिनों कुछ आलोचकों और कुछ कवियों के बीच दिखलाई पड़े? और लगा ये भी कि क्या ये साहित्य का सबसे ज़्यादा गिरता हुआ काल है? बहुत सारे विवाद हुए। आज उन विवादों के बारे में भी बात करेंगे जो इस दौर से पहले तक होते आ रहे थे। वो दौर जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, वो दौर जब मुक्तिबोध थे, वो दौर जब रामविलास शर्मा थे, वो दौर जब नागार्जुन थे, रघुवीर सहाय थे। ये सारे लोग क्या इसी तरीके से विवादित बयान देते रहे? क्या इसी तरीके से एक दूसरे को व्यक्तिगत तौर पर हमला करते रहे, घसीटते रहे? इनके सिद्धांतों पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसे आलोचक हैं जिन्होंने नागार्जुन पर काम किया है, जिन्होंने केदारनाथ अग्रवाल पर काम किया है, जिनका काम रामविलास शर्मा के साथ बहुत सारा है और संवाद की बाकायदा एक पुस्तक है। रामविलास शर्मा से उनकी काफ़ी नज़दीकी रही, और अगर रामविलास शर्मा को जानना हो तो कहा जाता है कि उनसे संवाद की पुस्तक अगर पढ़ ली जाए तो रामविलास शर्मा की आइडियोलॉजी और उनके तमाम सिद्धांतों को आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। बाकी हिंदी साहित्य की जो स्थापनाएं हैं वो तो हैं ही हैं। प्रगतिशील विचारधारा से वो ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन एक खेमा ऐसा भी है जो उनको वामपंथ मानने से या वामपंथ का मानने से थोड़ा सा इनकार करता है। यानी वामपंथी तो हैं, लेकिन छूने भर के लिए वामपंथी हैं, कहने भर के लिए वामपंथी हैं, एक धड़ा ऐसा मानता है। इसीलिए विवाद लगातार होते रहते हैं, और पिछले दिन उनसे जुड़ा हुआ एक विवाद हुआ भी। विवाद बहुत सारे हैं, वो जब जब सोशल मीडिया पर लिखते हैं कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है। उनके मित्रों का ये भी मानना है कि अगर वो इस माध्यम से दूर रहें तो बहुत रचनात्मक काम कर सकते हैं। एक समय पर बेहद 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 लोकप्रिय शिक्षक रहे, और छात्रों का ये मानना है कि अगर प्रोफेसर अजय तिवारी की कक्षा हो रही हो, ये संभव ही नहीं है कि कोई और छात्र किसी और कक्षा में जाकर बैठ जाए। ज़मीन पर बैठकर छात्रों ने उनकी कक्षाएं ली हैं, इस कदर उनकी लोकप्रियता रही है। लेकिन उसी विश्वविद्यालय में कुछ ऐसा भी हुआ कि उनको वहाँ से बाहर निकलना पड़ा। बात करेंगे इन तमाम बातों पर। आज हमारे बीच में है वरिष्ठ आलोचक प्रोफेसर अजय तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं पहले बताइए? बिल्कुल मज़े में हैं, खूब अच्छे हाल हैं जी। हाँ, क्योंकि जब आपसे तब से मेरी लगातार बात हो रही है, जब आपके पैर में
फ्रैक्चर हुआ था? नहीं, फ्रैक्चर तो अभी हुआ था, उसके पहले पिछले 1.5 साल से, आपसे 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। संगत के लिए बातचीत? हाँ, संगत के लिए ही। जब पहली बार आपकी बातचीत हुई थी तो मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था। हाँ। मेरा वो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम था, तो ब्लीडिंग वगैरह की वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ था। तो ठीक है, अब ठीक हो गया। अभी ठीक है। चलिए, कहाँ से बातचीत शुरू करूं, क्योंकि इतनी सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, और वो मैंने उसकी एक भूमिका बनाने की कोशिश की जिसमें नागार्जुन भी आ गए, रामविलास शर्मा भी आ गए, जिसमें वो विवाद भी आ गए। क्यों इतने विवादों से आपका नाता रहता है, जानकर करते हैं? आपने तय कर लिया कि विवादों से ही शुरू करते हैं तो इसलिए मेरे हाथ में अब कोई विकल्प नहीं है। मैं जानबूझकर विवाद नहीं करता। हाँ। प्रगतिशील साहित्य का विकास बहसों के माध्यम से हुआ है। हाँ। और बहसें रामविलास शर्मा के समय भी बहुत हुई हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसी बहसें नहीं हुई, इससे भी ज़्यादा खराब बहसें हुई, और यहाँ तक गरहित बहसें हुई। अगर उनको पढ़ा जाए कि रामविलास शर्मा ने तो उद्धृत भी किया है कि उनके बारे में कुछ प्रगतिशील लेखकों ने कहा कि पार्टी ने आदेश दे रखा है कि डैम हिम, और उन्होंने कहा कि बातों का जवाब लिखित तर्कों से ना देकर ये रिमार्क पास करके, कानाफूसी करके जवाब दिया जाता है। तो एक तरह से साहित्यिक वातावरण को वैचारिक परिचर्चा से हटके प्रपंच के स्तर पे ले जाने की प्रक्रिया तब भी दिखाई पड़ती है, और उसके पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि कभी साहित्यिक वातावरण ऐसा विशुद्ध रहा हो जिसको उदाहरण माना जा सके। अब भी है, लेकिन आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि व्यक्तिगत आक्षेप के लिए मैंने आज तक कभी किसी के बारे में, हाँ, ये अभी थोड़ा आवेश में एक टिप्पणी लिखने की वजह से नहीं, पूरा एक सेकंड, ये पूरा का पूरा जो मैंने भूमिका बनाई वो केवल आप पर नहीं था। हमने पिछले दिनों और भी बहस देखी, एक और चल रही है, वो देखा तो मैं। लेकिन आपने तो जैसे तुम ये कहा ना कि मतलब मुझसे संबंधित सवाल, तो मैं अपने संबंधित जवाब दे रहा हूं। तो कभी भी आरोप प्रत्यारोप की शैली में मैंने बातचीत नहीं की। हाँ, विचारों के क्षेत्र में समझौता नहीं किया कभी भी, और प्रगतिशील साहित्य पर मैंने काम किया। आलोचना के क्षेत्र में प्रगतिशील विचारों के लिए संघर्ष करता हूं। तो मेरा विवाद बहुतों से हुआ। जो प्रगतिशीलता के विरोधी हैं उनसे भी बहस हुई, और हिंदी में कुलीनतावाद की अवधारणा मैंने ही प्रस्तुत की। हाँ। और कुलीनतावाद की अवधारणा केवल हिंदी साहित्य की अवधारणा नहीं थी, वो इतिहास में भी है। और इलिटिस्ट कल्चर, इलिटिस्ट टेस्ट, इलिटिस्ट अप्रोच के खिलाफ तो पूरे मतलब 20वीं शताब्दी के दूसरे उत्तरार्ध का डिस्कोर्स इलिटिज्म के खिलाफ रहा है। तो मेरी जो आलोचना थी इलिटिज्म के खिलाफ साहित्य में, वो उस डिस्कोर्स का एक हिस्सा है। नहीं, जब आप तो नाम लेकर सीधे हमला कर रहे हैं किसी नहीं, मैं अब उस पर भी कह देता हूं। जिस विवाद की आप चर्चा कर रहे हैं वो निराला सम्मान को लेकर है, अभी तत्काल का। तो निराला जी की एक साहित्यिक पहचान है, एक साहित्यिक संस्कृति है। निराला एक व्यक्ति नहीं है, एक कवि मात्र नहीं है, निराला एक साहित्यिक संस्कृति है। और जिस व्यक्ति को यह सम्मान दिया गया, मेरे मित्र हैं विष्णुनागर, और परसाई जी पर पुस्तक निकाल रहे थे, तो परसाई जी पर 1976 का मेरा एक इंटरव्यू था, उन्होंने मुझसे लेके प्रकाशित किया, और हमने एक दूसरे को सहयोग भी किया। ऐसा नहीं, हम लोग मित्र हैं, और जनवादी लेखक संघ में हमने साथ काम भी किया, लंबे समय किया है। लेकिन विष्णुनागर जिस साहित्यिक परंपरा से जुड़े हुए हैं और जिससे अपने को जोड़ते भी हैं, वो रघुवीर सहाय की परंपरा है। और रघुवीर सहाय की परंपरा, रघुवीर सहाय अवध के थे, लेकिन निराला की जो परंपरा है, जो अवध की लोक संस्कृति का उत्कर्ष है, वो उस परंपरा से संबंधित नहीं है। तो आप विष्णुनागर को पुरस्कृत कर रहे हैं निराला के नाम पर, जो निराला के एक तरह से विलोम है, विरोध में जाते हैं। किसी ने उसमें विवाद में उठाया सवाल कि
चित्रा मुद्गल को भी तो पुरस्कार दिया गया। हाँ, दिया गया। चित्रा मुद्गल कथाकार हैं, पहली बात। और निराला जी ने जिस तरह का कथा साहित्य लिखा है, चित्रा मुद्गल का कथा साहित्य उस परंपरा के अनुरूप है, और परंपरा का अनुसरण कोई नहीं करता। जो अनुसरण करता है वो खराब रचनाकार होता है। वो परंपरा के अनुरूप है। उनकी विचारधारा हो सकता है कि दक्षिण पंथ की तरफ झुकी हुई हो, लेकिन किसी भी साहित्य का मूल्यांकन उसकी केवल विचारधारा के आधार पर नहीं किया जाता। विष्णुनागर विचारधारा के स्तर पर तो वामपंथी हैं, लेकिन वो जो साहित्यिक संस्कृति है वो निराला से बिल्कुल विपरीत है। तो इसलिए उनकी आलोचना मैंने की। इस पुरस्कार को मैं जस्टिफाइड नहीं मानता। नहीं, आप आलोचना करते, लेकिन आप उसमें असद जादी को बीच में लेते आए, इसलिए कि मैंने तुरंत यही व्यक्तिगत हमले की बात कर रहा था। नहीं, मैं समझ गया था। तुरंत मैंने एक दूसरा पीस लिखा है उसके बाद, जिसमें असद जैदी और विष्णुनागर की विचारों के मामले में क्या समानता है ये दिखाया। और उस तरह की तमाम बातें मेरी पुस्तक में बहुत सारी बातें इस तरह की हैं, और खास तौर से कुलीनतावाद वाली पुस्तक में इस तरह की कई विष्णुनागर पर लेख भी है एक आपका। हाँ, विष्णुनागर पर एक अलग लेख है, और कुलीनतावाद वाले हिस्से में दोनों की तुलना भी है कि जनवादी लेखक संघ के 1992 के सम्मेलन में असद जैदी ने भारतेंदु को सांप्रदायिक और निराला जी को सांप्रदायिक बताया, और मैंने उद्धृत किया है पुस्तक में भी और अपने पोस्ट में भी उद्धृत किया है। और विष्णुनागर उससे सहमत हैं। विष्णुनागर ने वही बात दोहराई तो नहीं है, लेकिन पुस्तक में मैंने दिखाया है कि उन्होंने अपने उस बात को सैद्धांतिक रूप देते हुए अनुमोदन किया है। तो ये एक तरह की साहित्यिक संस्कृति है। उस साहित्यिक संस्कृति को मैं निराला के विरुद्ध मानता हूँ, और मैंने उस साहित्यिक संस्कृति की आलोचना की है। ये इससे ऐसा लगा कि आप निराला को अपनी संपत्ति मानकर चल रहे हैं। निराला किसी की संपत्ति, निराला जैसा या निराला सम्मान को अपनी संपत्ति मान रहे हैं। मेरी संपत्ति तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि सम्मान परिवार, उनका परिवार देता है। तो फिर तो उसको आदर करना चाहिए था जी, उसका तो आदर करना चाहिए था, उस सम्मान का आदर। निराला का आदर करूंगा, निराला की साहित्यिक संस्कृति का आदर करूंगा, लेकिन अगर निराला सम्मान के नाम पर निराला को सांप्रदायिक मानने वाली परंपरा का सम्मान किया जाएगा, मैं इसीलिए व्यक्ति की नहीं परंपरा की बात कर रहा हूं, और वो परंपरा को रिलेट भी किया मैंने, उस परंपरा को सम्मान किया जाएगा तो मैं तो विरोध करूंगा। और ये मेरा डाइसेंट है, उस तरह की प्रवृत्ति पर डाइसेंट है। तो ये लड़ाई थ्योरेटिकल अधिक होनी चाहिए थी। नहीं, थ्योरेटिकल ही है, और ये पर्सनलाइज हो गई। नहीं, अगर पर्सनलाइज कर दिया गया तो उसके लिए मैं दोषी नहीं हूं, लेकिन थ्योरेटिकल ही है, क्योंकि पर्सनलाइज तो जिस तरह से मेरे बारे में व्यक्तिगत हमले किए गए, और जो अपने को क्रांतिकारी कहते हैं और जो वामपंथी कहते हैं, उन लोगों ने आधारहीन हमले किए, तो उससे पर्सनलाइज नहीं है, वो दिखाई पड़ता है। तो इसलिए वो छोड़िए। जो वामपंथी अभी साहित्यिक खेमा है, उसके अंदर इतना विभ्रम है विचारधारा को लेके, साहित्यिक प्रवृत्तियों को लेके, विकास की प्रक्रिया को लेके, यहाँ तक कि समाज के परिवर्तन की संकल्पना को लेके, तमाम चीज़ों के बारे में इतने विभ्रम हैं कि इस तरह की चीज़ें आप सैद्धांतिक बहस दिखा दीजिए कितनी होती है, तो पर्सनलाइज कर लेते हैं। कहीं इसलिए तो नहीं है अजय जी, थोड़ा सा आपको खराब लग सकता है, लेकिन मैं बोल रहा हूं, खराब क्यों लगेगा? फ्रायड जब कहते हैं कि सामाजिक निषेध और दबावों की वजह से मन में कुंठाएं पैदा होती हैं, तो वामपंथ का एक धड़ा आपको पूरी तरीके से निषेध करता है और एक दबाव आपके ऊपर है। कहीं इस वजह से तो इस पूरे विवाद को आपने अंजाम नहीं दिया? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। रामविलास शर्मा को संघी कहा जाता था, तो वो संघी हो गए। और अभी नई पीढ़ी साहित्य और इतिहास के बारे में अगर मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से कोई समझ विकसित करती है, तो उसका मूल स्रोत रामविलास शर्मा ही होते हैं। तो इसलिए इस तरह की बात करने वाले दरअसल अपने अध्ययन की कमजोरी पर विचार नहीं करते। वो सबसे सरल रास्ता है किसी को सीधे संघी कह देना, और ये पद्धति आज की नहीं है। अब अस्मिता विमर्श के प्रणेता हिंदी में
हंस के संपादक राजेंद्र यादव थे और राजेंद्र यादव का अपनी पत्नी से विवाद हुआ। निश्चित रूप से वो पारिवारिक विवाद रहा होगा, लेकिन उन्होंने हंस में लेख लिख के और दूसरी जगहों पर भी लेख लिख के कहा कि मन्नू तो संघी है, इसलिए मेरे साथ विवाद हो गया। तो किसी को संघी कह देना, माने ये कोई त्रिलोचन शास्त्री को संघी कहा गया। तो जिससे असहमत हो जाएं वामपंथ के कुछ मठाधीश, तो उसको संघी कह देते हैं। तो इस तरह का आक्षेप, इन आक्षेपों की परवाह नहीं करनी चाहिए और इन आक्षेपों की परवाह किए बिना साहित्य अपना विकास कर रहा है। ये तो आपके ऊपर भी उंगली उठी ही। मैं तो कह रहा हूं, जब आपने बद्री नारायण जी के उस आलेख का और किताब बद्री नारायण जी पर राजेश जोशी ने बद्री नारायण की कविताओं का चयन किया और भूमिका लिखी, उसकी तो भूमिका लिखी और वो प्रतिनिधि कविताएं निकाली। राजेश जोशी तो शायद कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत निकट हैं और हिंदी के इस समय के शीर्ष कवि हैं। तो इसलिए उनको, लेकिन इतने बड़े कवि हैं कि उन पर आक्षेप करने की हिम्मत नहीं है किसी की। लेकिन राजेश जोशी तो मेरे सबसे प्रिय मित्र भी हैं, सबसे प्रिय कवि भी हैं। एक समय पर आप सीपीएम के बाकायदा प्रचारक के तौर पर मतलब कहूँ काम कर रहे थे। हाँ बिल्कुल थे। धीरे धीरे ऐसा क्या हो गया कि मन थोड़ा सा विचलित होने लगा या मन मुटाव हो गया? नहीं, मन मुटाव नहीं हुआ। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टियों का ढांचा इस तरह का है कि स्वतंत्र चिंतन के रास्ते में अनुशासन कई बार रुकावट पैदा करता है। तो कई मुद्दों पर बातें ऐसी आई जिसमें मैं अखबारों में लिखता था, तो अखबारों में अपनी राय लिख दी और पार्टी की नीति से उस विचार का कुछ टकराव था, तो पार्टी ने मुझसे उससे सवाल जवाब किया। तो जब ये 3-4 बार हो गया तो मुझे लगा कि बार बार ये समस्या पैदा होगी, तो मैं पार्टी से मैंने अपने को विड्रॉ कर लिया। लेकिन मैंने पार्टी से न इस्तीफा दिया, ना पार्टी ने मुझे निकाला। मैं पार्टी से चुपचाप अलग हो गया शांतिपूर्वक। तो मैं सीपीएम का आज भी विरोधी नहीं हूं और सीपीएम के व्यक्तिगत रूप से कुछ लोग मेरे विरोधी हैं। उनके बारे में आप बात करेंगे, मुझे मालूम है, और कुछ मैं भी कह दूंगा। तो सीपीएम के बहुत से लोग मेरे संपर्क में हैं और यहाँ तक नहीं, पीछे जब भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र शासन शुरू हुआ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो गंभीर बहसें कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर हुई। मुझे नहीं पता कि जो सीपीआई-एमएल की अनेक धाराएं हैं उनमें क्या रहा, लेकिन सीपीआई में और सीपीआई-एम में इस तरह की बहसें थीं। तब सीपीआई के केंद्रीय सचिव मंडल के कुछ सदस्यों ने और सीपीआई-एम के सेंट्रल कमेटी के कुछ मेंबर्स ने मुझसे रामविलास शर्मा के लेख मांगे, जिनमें एक लेख नामवर जी जब दोबारा संपादक बने थे आलोचना के, तो उन्होंने लिखवाया था रामविलास जी से कि भारत में फासिस्ट तानाशाही का खतरा और वामपंथ के कर्तव्य। तो ये ऐतिहासिक लेख है। तो ये सीपीआई और सीपीएम के शीर्ष नेतृत्व के कई सदस्यों ने मुझसे मांगा, मैंने फोटो स्टेट करा के उनको दिया। उनका नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती है, लेकिन मेरे संपर्क अभी भी पार्टी के लोगों से हैं। हाँ, मैं पार्टी में नहीं हूं और पार्टी मेरे साथ नहीं है। अगर मैं इसी चीज़ को हिंदी की आलोचना के साथ जोड़कर देखूं तो एक बात यही कही जाती है कि आलोचना से जो आशा है वो वाम पक्ष से ही की जा सकती है। इस बात में सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। कारण ये है कि वाम पक्ष तार्किक विचारों में भरोसा करता है और आलोचना का काम मूलतः तार्किक चिंतन का काम है। इसका सिर्फ एक प्रमाण मैं देना चाहता हूं जी। अभी 2011 में एक साथ कई लेखकों की जन्म शताब्दी थी, जिनमें फैज भी थे, नेपाली भी थे, शमशेर थे, नागार्जुन थे, केदार थे और कई लोग थे। तो उनमें केदारनाथ अग्रवाल जो कवि थे, केदारनाथ अग्रवाल पर एक किसी का एमफिल का डिसर्टेशन और एक मेरे द्वारा संपादित 1986 में निकली किताब, इसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल पर कोई पुस्तक नहीं थी 2011 में। और अज्ञे जी पर उस समय तक 200 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। लेकिन अज्ञे पर लिखने वाले अज्ञे जी के जितने भी समर्थक थे,
आप उस दौर के लेख पढ़िए पत्रिकाओं में, सब ने शिकायत की, अज्ञेय की बड़ी उपेक्षा हुई, अज्ञेय की बड़ी उपेक्षा हुई, अज्ञेय की बड़ी उपेक्षा हुई। कई व्याख्यानों में मैंने प्रश्न उठाया कि जिस पर 200 पुस्तकें लिखी गई उसकी तो उपेक्षा हुई, जिस पर 1.5 पुस्तक लिखी गई और लिखी भी नहीं गई, आधी लिखी गई, एक संपादित हुई, और उसकी उपेक्षा नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? अज्ञेय पर अज्ञेय के अनुयायियों ने पुस्तकें लिखी, केदार पर केदार के अनुयायियों ने नहीं लिखी। लेकिन केदार पर थोड़ी बहुत जो चर्चा हुई, रामविलास जी ने एक लेख लिखा, मैंने कुछ लेख लिखे, और दूसरे वामपंथी लेखकों ने लेख लिखे, तो तमाम वामपंथी लेखकों ने लिखे, वो पुस्तक में ही है। तो इस इतने पर भी लगता है कि अज्ञेय की उपेक्षा हुई, इसलिए कि अज्ञेय का मूल्यांकन अज्ञेय पंथियों ने जिस चिंतन धारा के आधार पर किया, वो आलोचना, पर्याप्त आलोचना नहीं मालूम पड़ती है, इसलिए कि वो आलोचनात्मक बुद्धि ही नहीं है। तो वामपंथ, जो आपने कहा वामपंथ, तो वामपंथ आलोचना बुद्धि से परिचालित होता है। क्या होती है आलोचना बुद्धि? आलोचना बुद्धि क्या? आलोचना बुद्धि की सबसे पहली पहचान ये है कि हम आज जहां खड़े हैं, हम अभी साहित्य की बात करें, साहित्य में हम आज जहां हैं, ये एक परंपरा से आता हुआ विकास की एक अवस्था है। ठीक है। तो जो चला आ रहा था उसमें और आज जो है, इसमें क्या रिश्ता है, इसको पहचाना जाए। दूसरे, जो लिख रहे हैं हम इस समय, ये अपने समय, अपने युग की आवश्यकताओं से कहीं टकरा के लिख रहे होंगे। ठीक है। तो हमारे लेखन में हमारा युग, हमारा साहित्य, हमारा समाज किस हद तक प्रतिबिंबित होता है। तो समाज के साथ, जीवन के साथ, और जीवन का मतलब है जीवन के भीतर जो अंतर्द्वंद्व हैं, जो बहुत सी बातें हैं, जो चीजें, तो जीवन के साथ अभिव्यक्ति का क्या रिश्ता है, इन बातों को इन्हीं बातों का विश्लेषण करना आलोचना बुद्धि है। ठीक है। अगर मैं इसी परिभाषा, अनुमोदन करना आलोचना बुद्धि के विपरीत है। अगर मैं इसी परिभाषा के आधार पर लूं और मैं थोड़ा मध्ययुगीन साहित्य की बात करूं, तो मैं 3 कवियों को इसमें ले रहा हूं, और ये बात रामविलास शर्मा भी कई बार उठा चुके हैं। मैं वही सवाल आपसे कर रहा हूं। सूर, कबीर और तुलसी। कबीर बुनकर थे, तो उनकी कविताओं में हमको वो समाज दिखलाई पड़ता है, बाजार दिखलाई पड़ता है। सूर के यहाँ हमको ग्वाला और कृषि जीवन दिखलाई पड़ता है। तुलसी के यहाँ हमको ग्राम समाज एक तरीके से दिखलाई पड़ता है। अगर सब अपने अपने समाज के बारे में ही लिख रहे हैं, उसका अतिक्रमण नहीं हो रहा है, फिर वो कालजयी कैसे हो जाता है आलोचक की नज़र में? देखिए, पहली बात तो यह है कि आपने कहा, ये रामविलास जी ने भी लिखा है इस बात को, लेकिन ये जो सीमांकन है, ये एक मोटा सीमांकन है। हाँ। ये कट्टर विभाजन नहीं है। ठीक। सूरदास के यहाँ जब गोपियों के पास आते हैं उद्धव, तो गोपियां कहती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी, नफा जान के यहाँ ले आयो, सभय वस्तु अकरी। व्यापारी किस तरह के होते हैं, इसकी पहचान के बिना इस तरह की बहुत सी बातें गोपियां नहीं कह सकती थी। तो सूरदास के यहाँ व्यापारी समाज की पहचान है, क्योंकि वो युग में सूरदास जिस संस्कृति का चित्रण कर रहे हैं, वो प्रधानता पशुचारण संस्कृति है। ठीक है। लेकिन वो युग जो है, सूरदास का युग, वो व्यापारिक क्रांति का युग है। सूरदास व्यापारियों की संस्कृति से परिचित हैं। उस प्रेम सौहार्द के संबंधों को व्यापार या व्यापारी मनोवृत्ति क्षति पहुंचा रही है। इस टकराहट को सूरदास देखते हैं, इसलिए उनके यहाँ समाज और अभिव्यक्ति के बीच का जो टेंशन है, ये आलोचना की बुद्धि से ही पहचाना जाता है। दूसरी तरफ आपने कबीर की बात की। कबीर जुलाहा हैं, जुलाहा की भाषा में लिखते हैं, और जुलाहा की तरह जिस तरह व्यापारी से उनका झगड़ा होता होगा, तो उसको भी अभिव्यक्त किया है उन्होंने, और बनिए को जो गाली दी है, वो जुलाहा की नज़र से दी गई गालियां हैं। लेकिन कबीर दास की बहुत से पद, ये तो ज़्यादातर पदों में नहीं है, ये साखियों में और इनमें है। सही बात। लेकिन पदों में कबीर दास ने जो रूपक बांधे हैं, वो किसानी के रूपक हैं। सोई कुशल किसानी। तो कैसे कैसे किसान प्रारंभिक तैयारी से लेके और बांध के अनाज घर ले आता है,
और रखता है संभाल के, यहाँ तक का पूरा कृषि चक्र उनके यहाँ व्यक्त होता है। ये रूपक किसानी के से परिचय के बिना नहीं हो सकता था। तो कबीर, लेकिन प्रधानता नहीं है इन चीजों नहीं, प्रधानता मैंने कहा ना कि वो आधुनिक, वो नगर सभ्यता के कवि हैं। लेकिन किसान से बड़ी सहानुभूति है। इस सहानुभूति के बिना किसानी का रूपक इस तरह नहीं बन सकता था। और तुलसीदास का अनुभव भी इनमें से किसी से पीछे नहीं है। तुलसीदास के यहाँ पशुचारण प्रधान नहीं है, खेतिहर संस्कृति प्रधान है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बाजारों का वर्णन है, लंका सोने की लंका है। इतनी समृद्धि व्यापार के बिना आ सकती है। और व्यापार का हाल यह है कि जब राम के वो अयोध्या के बाजार में निकलते हैं तो कोई चीज ऐसी नहीं है लाखों करोड़ों से नीचे हो। जैसे जायसी के यहाँ तोता भी कई कई लाख का है, तो वैसे ही तुलसीदास के यहाँ और बैठे बजाज सर्राफ बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें बाजार में बेच रहे हैं। तो समाज में व्यापारिक संस्कृति उभर रही है। उस व्यापारिक संस्कृति का चित्रण इन तीनों के यहाँ है। इस व्यापारी संस्कृति से समाज के विभिन्न वर्गों का टकराव होता है, उनके हित टकराते हैं। इसका चित्रण भी तीनों के यहाँ है। लेकिन इन तीनों के यहाँ परिदृश्य चित्रण अलग अलग है, ये कहना चाहिए। इसलिए ये सब एक युग के कवि हैं, उनमें बहुत गहरा संबंध है, लेकिन उन सब की अपनी विशेषताएं हैं, इस बात को रेखांकित करना चाहिए। तो जो समानता है और जो विशिष्टता है, इन दोनों बातों को युग के संदर्भ में और रचनाकार के वैशिष्ट्य में, दोनों में देखेंगे, ये आलोचना बुद्धि है। और उसको आज के युग में भी देखेंगे, जाहिर है। जाहिर है, क्योंकि आज के युग में तो इसलिए देखना पड़ेगा कि कालिदास तो बहुत महान थे, बहुत महान थे, लेकिन क्या आज कालिदास की तरह लिख के कोई महान हो जाएगा? लेकिन जब मैं आज के युग में उसको देखूंगा तो मध्यकाल में जो जीव की मुक्ति थी और आधुनिक काल में जो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जब हम इनके अंतर की बात करेंगे तो क्या मध्ययुगीन चेतना आधुनिक युग में खत्म हो जाएगी? पहली बात तो यह है कि जिस भक्ति साहित्य के आधार पे हम मध्यकालीन चिंतन कह रहे हैं, वो भक्ति साहित्य को मैं प्रारंभिक आधुनिकता कहता हूँ। यह मध्यकालीन चिंतन नहीं है। ठीक है। मध्यकालीन चिंतन का पटाक्षेप शंकराचार्य के साथ हो जाता है और जीव की प्राथमिकता शंकराचार्य के बाद नहीं है। भक्ति के चारों आचार्यों में पदावली है जीव वगैरह की, वो कबीर के यहाँ भी है, माया है और तमाम मतलब वो सब है, पदावली सारी वो है। लेकिन व्यक्ति की सत्ता इन सब के यहाँ बहुत प्रबल है और इसके मैं असंख्य उदाहरण दे सकता हूँ। और कबीर तो यहाँ तक कहते हैं ईश्वर से सीधे कि तो मोहि देखे हूँ तो ही देखूं, प्रीति परस्पर हुई, तू मोहि देखे तो ही न देखूं, यही मति बुद्धि सब खोई। तो ईश्वर से बराबरी का रिश्ता कि तुम मुझे देखो मैं तुमको देखूं तब प्रीति होगी। ये जो व्यक्ति चेतना है, ये मीरा के यहाँ है, ये सूर के यहाँ है, ये तुलसी के यहाँ है, ये कबीर के यहाँ है, ये सभी भक्त कवियों के यहाँ है, ये रैदास के यहाँ है। ये आधुनिक चेतना का प्रारंभ है। जीव की, मेरे गुरुदेव नित्यानंद तिवारी ने मध्यकालीनता पर जब लिखा तो ये कहा कि जीव की जगह व्यक्ति का उदय आधुनिक है। तो ये जो भक्ति साहित्य में व्यक्ति का उदय है, ये शंकराचार्य के जीव का विकल्प है। इसलिए भक्ति को मैं प्रारंभिक आधुनिकता कहता हूं। तो विकास इस तरह होता है। हम आज जब भक्ति पर विचार करते हैं तो उनके भक्ति की जो अवैज्ञानिक चीजें हैं, उनके जो वो विश्वास हैं, उनको हम नहीं लेते। लेकिन उस भक्ति में जो प्रतिरोध के तत्व हैं, विद्रोह के तत्व हैं, जो नई संस्कृति के निर्माण के सूत्र हैं, हम उनको लेते हैं क्योंकि वो सारी चीजें आज के लिए मूल्यवान है और प्रासंगिक हैं। सवाल मेरा वही था कि जब हम आज के संदर्भ में मध्ययुगीन चेतना की बात करते हैं और वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता को देखने लगते हैं, तो उस युग की चेतना क्या व्यर्थ हो जाती है, खत्म हो जाती है? नहीं हो जाती। और दूसरी बात यह कि जिसको मध्यकालीन चेतना कहते हैं और जिसको आधुनिक चेतना कहते हैं, तो इनके पीछे
मध्यकाल की एक धारणा है और आधुनिकता की एक धारणा है। तो मध्यकाल और आधुनिक काल, इनमें कोई सीधे कट ऑफ लाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि बस अभी रात थी एकाएक सवेरा हो गया, नहीं। ये जैसे रात से सुबह होने में धुंधलका भी आता है, फिर धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है, इसी तरह ऐतिहासिक विकास में भी मध्यकालीनता का जो बोध है वो आधुनिकता के बोध में क्रमशः परिवर्तित होता है। ये जो क्रमिक विकास है, हमें इसको देखना चाहिए। तो आधुनिकता के तत्व क्रमशः आते हैं, आगे चल के भी जब इससे आधुनिकता से भी आगे आ जाते हैं, तब भी जो पुराने तत्व हैं न पूरी तरह मरते हैं, न पूरी तरह अप्रासंगिक होते हैं। उनमें बहुत सी चीजें लौट लौट के आया करती हैं। यानी जितना मैं समझ पा रहा हूं कि निरंतरता में भी एक टूट है और वो टूट में आपको निरंतरता भी खोजनी है। एग्जैक्टली, निरंतरता में एक टूट है और टूट में निरंतरता है। हाँ, तो इसीलिए परिवर्तन और निरंतरता, इनके बीच अनिवार्य द्वंद्वात्मक संबंध है। तब अब इस सवाल को अगर मैं सनातनी विचारधारा के साथ जोड़कर देखूं, तब ये बताएं कि सनातनी विचारधारा का विरोध फिर किससे होता है? सनातनी विचारधारा का विरोध कौन करता है मुझे पता नहीं है, लेकिन सनातनवाद का समर्थन करने वालों के बारे में पता है। वो विरोध क्या ऐतिहासिक चेतना से है या फिर प्रगतिवादी चेतना से है? मैं उसके बारे में कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो विरोध करने वालों ने टीका टिप्पणी के अलावा कोई गंभीर परिचर्चा की नहीं है। लेकिन सनातनवाद के नाम पर जो कुछ कहा जा रहा है उसको मैं पूरी तरह अवैज्ञानिक मानता हूं। लेकिन सनातन का मैं विरोध नहीं करता, इसलिए कि सनातन के नाम पे जो सनातनवाद फैलाया जा रहा है, दरअसल वो सनातन का विरोध, निषेध है। सनातन है ही परिवर्तन के साथ बना रहना। नहीं, सनातन के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं। जो सनातनी विचारधारा है उसका विरोध किससे है? सनातनी विचारधारा का विरोध तो हर परिवर्तन के साथ है। हाँ, हर परिवर्तन के साथ है। इसीलिए सनातनी विचारधारा के नाम पर जो चीज फैलाई जा रही है रूढ़िवाद है। इस रूढ़िवाद का मैं विरोध करता हूं, और कोई भी वैज्ञानिक समझ का आदमी विरोध, ऐतिहासिक चेतना का आदमी विरोध करेगा। लेकिन सनातन का या सनातन पंथ का मैं विरोध नहीं करता, इसलिए कि सनातन हो ही नहीं सकता अगर कोई चीज परिवर्तित हुए बिना चले। परिवर्तित होते हुए बनी रहना, यह सनातन है। सनातन का वास्तविक अर्थ है परिवर्तित होते हुए बने रहना, जिसको एक और शब्द से परिभाषित किया जाता है, परंपरा। और उस परंपरा के लिए हमारे गुरुदेव के गुरुदेव आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते थे कि परंपरा में एक पैर अतीत में है, एक पैर भविष्य में है, और दोनों के बीच हम वर्तमान में हैं। तो परंपरा, तो अतीत से भविष्य में गति, यह सनातन है। इस सनातन का विरोध कौन करेगा? जो इसको सनातन नहीं मानते और सनातन पंथ की बात करते हैं, दरअसल वो सनातन के शत्रु हैं। लेकिन पुनर्व्याख्या से परेशानी होती है लोगों को। अगर किसी को परेशानी होती तो अपनी परेशानी का कारण बताए, लेकिन मेरी इस बात पर आए, मुझसे बहस करे। मैं एक नहीं असंख्य उदाहरणों से इस बात को स्पष्ट करूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में एमए में एक पाठ्यक्रम, एमफिल में एक पाठ्यक्रम था, आधुनिक संकल्पनाएं। आधुनिक संकल्पनाओं में 5 संकल्पनाएं थी। तो वो मुझसे पहले कुछ प्रोफेसर्स पढ़ाते थे, लेकिन वो सभी लोग दुखी रहते थे कि उनको सामग्री नहीं मिलती थी। बाद में डॉक्टर नित्यानंद तिवारी जब हेड हुए तो उन्होंने, मैं तो कॉलेज में पढ़ाता था और वो भी पत्राचार पाठ्यक्रम में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि तुम अगर ये पेपर पढ़ा, तो मैंने कहा ठीक है सर, आपका आदेश है तो करूँगा। तो उसमें जो 5 संकल्पनाएं थीं, उनमें एक संकल्पना परिवर्तन और निरंतरता थी। उस पर मैंने लेख भी लिखा है। तो एक संकल्पना उसी तरह से आदर्शवाद, यथार्थवाद, रोमान, ये इनके परस्पर संबंध को लेकर थी। तो 5 संकल्पनाएं थी। तो परिवर्तन और निरंतरता जो आप को बता रहा हूं, तो इसी को वास्तव में सनातन कहता हूं। इस सनातन का एक अर्थ हुआ ऐतिहासिकता। सनातन का वास्तविक अर्थ है ऐतिहासिकता। क्या इसी परंपरा की ऐतिहासिकता की वजह से
निराला पर जब रामविलास शर्मा ने चिंतन किया तो उनको वैदिक कवियों से लेकर तुलसी तक की परंपरा से जोड़ा था। निश्चित। और निराला जी ने वो सारा साहित्य पढ़ा भी था और निराला के साहित्य में उस सब की अनुगूंजें सुनाई पड़ती हैं। अब खुद निराला का आप देखिए कि गीतिका की जो भूमिका लिखी है उन्होंने, उसमें गीत निर्माण के लिए मैंने उसके शिल्प कौशल के संदर्भ में सामवेद का उदाहरण दिया है। और जो उस समय के प्रचलित गीत थे उनको बताया है कि कैसे ये अच्छे गीत नहीं है। सामवेद की जो धारणा है गीतों की, सामवेद तो गीत तो निराला स्वयं वैदिक साहित्य से बहुत अच्छी तरह परिचित थे और अपने कलात्मक कौशल के लिए उस ज्ञान का उपयोग करते थे। तो रामविलास जी ने उसको उससे जोड़ा, बिल्कुल ठीक है। और उस सब का विकास सबसे अधिक तुलसीदास में था, इसलिए निराला तुलसीदास को अपने पूर्वज के रूप में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझते थे। तो उनसे भिड़े रहते थे बराबर। और आप देखें निराला की प्रारंभिक दिनों की एक कविता है पंचवटी प्रसंग, वो रामकथा पर आधारित है, तुलसीदास से संबंध है। उनकी दूसरी एक महान कविता है तुलसीदास, वो तुलसीदास पर ही है। उनकी तीसरी महान कविता है राम की शक्ति पूजा, वो तुलसीदास से दूर है क्या? तुलसीदास ने हनुमान को आदर्श बनाया था भक्ति का, तो वो हनुमान के प्रशंसा में लिखी गई कविता है राम की शक्ति पूजा। तो जो भक्ति के आदर्श थे तुलसीदास के लिए, तो वास्तव में वो तुलसीदास पर कविता है। तो तुलसीदास निराला के लिए बराबर चुनौती बने रहे और उनकी रचनात्मक प्रेरणा बने रहे। तो उनसे भिड़ते भी थे, उनसे प्यार भी करते थे। तो निराला की भक्ति संबंधी कविताओं को आप इस तरह से देखते हैं? भक्ति संबंधी कविताओं में भी ये है, लेकिन निराला की खासियत यह है कि वो केवल भक्ति संबंधी कवि नहीं है। भक्ति के समानांतर इसलिए कह रहा हूं कि जिस समय भक्ति की कविताएं लिख रहे हैं उसी समय विद्रोह की कविताएं भी लिख रहे हैं। जिस समय मां अपने आलोक निखारो लिख रहे हैं उसी समय भिक्षुक भी लिख रहे हैं। तो इसलिए निराला के यहां एकदम ठेठ वर्तमान कालिक जीवन यथार्थ और जो भारत की महानतम सुदीर्घ परंपरा है, दोनों विद्यमान रहते हैं, दोनों स्पंदित रहते हैं और दोनों के बीच टकराहट चलती रहती है। और उसी में राष्ट्रीय काव्य धारा भी आती है। निश्चित। तो राष्ट्रीय काव्य धारा जिसको आप कह रहे हैं, राष्ट्रीय काव्य धारा तो उनके वर्तमान का परिणाम है। हाँ, ठीक। भारत की जय विजय करे। एक स्वाधीनता के लिए लड़ने वाला समाज का कवि अगर भारत की जय विजय नहीं कराएगा तो वो कैसा राष्ट्र, कैसा? लेकिन ऐसा क्या हुआ या क्या कारण रहे होंगे अजय जी कि जो राष्ट्रीय काव्य धारा छायावाद तक आते आते या छायावाद के बाद एकदम क्षीण दिखलाई पड़ती है, 47 में तो उसको और ज़्यादा प्रखर रूप से सामने आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ पाती। इसलिए नहीं आना चाहिए था कि वो राष्ट्रीय काव्य धारा पराधीन समाज की विद्रोही चेतना से संबंधित थी। 47 में पराधीनता का एक समाधान हो जाता है और जब एक समाधान हो जाता है तो वो राष्ट्रीयता की चेतना भी अपना स्वरूप बदलती है। इसलिए निराला के यहाँ भी आप अगर 47 के बाद देखें, जो एक उनके यहाँ शॉक का पीरियड है 4 साल का, उसके बाद जब दोबारा लिखते हैं तो नरक त्रास का भयानक वर्णन है और उस नरक त्रास से उबरने मनुष्य उबर सके इसके लिए भयंकर चेतना है। और उसके ठीक पहले जब समझ में आ गया था कि पटली है बैठने की गोरों की सांवलों से, ये निराला की पंक्ति है, तो जब गोरों और कालों की पटली बैठने वाली थी तो उसी समय से निराला देखने लगे थे कि आज़ादी के बाद क्या होने वाला है और उसके लिए विरोध की तैयारी शुरू कर चुके थे। और क्या भारत होना चाहिए इसका स्वप्न भी देखने लगे थे। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ। आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला। धोबी, पासी, चमार, तेली खोलेंगे अंधेरे का ताला, एक पाठ पढ़ेंगे टाट बिछाओ। आप जरा देखिए, धोबी, पासी, चमार, तेली, ये सामंती समाज के वर्ण हैं। ये अपनी एकता पहचानेंगे, जो एक पाठ पढ़ेंगे, ये नई वर्ग चेतना पाना है।
तो सामंती चेतना से मुक्त होके आधुनिक चेतना प्राप्त करेंगे और वहां टाट बिछाओ और क्या करेंगे, बैंक किसानों का खुलाओ। तो सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक चेतना का पुनर्निर्माण भी है और सामाजिक जीवन का पुनर्गठन भी है। बैंक किसानों का खुलाओ, तो एक नए भारत का स्वप्न आने लगा था। यह भारत जय विजय करने वाली राष्ट्रीयता से अगला चरण है। यही बात प्रसाद जी बहुत जल्दी मर गए थे, लेकिन यही बात दूसरे बड़े राष्ट्रीय कवि थे दिनकर। और दिनकर तो सीधे कांग्रेस और गांधी जी की और नेहरू जी की विचारधारा से संबंधित थे, लेकिन दिनकर ने आज़ादी के बाद जो कुछ हो रहा था उस पर दिल्ली जैसी 4 महान कविताएं लिखी थी। भारत का यह रेशमी नगर लिखा था, और मैं सिर्फ 2 पंक्तियां उनकी कहूँगा, और दिनकर जी की जयंती भी आ रही है कि भारत अब भी व्याकुल विपत्ति के घेरे में, दिल्ली में तो है खूब ज्योति की चहल पहल, पर भटक रहा है पूरा देश अंधेरे में। एक तरफ दिल्ली थी जो राजधानी थी, यानी राज्य सत्ता की प्रतीक थी, आज़ादी के बाद एक राज्य सत्ता थी, और दूसरी जो पूरा देश अंधेरे में भटक रहा था, उस राज्य सत्ता के भीतर रहने वाली जनता थी, वो जनता अंधेरे में थी। इस कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्ट्रडिक्शन को निराला ही नहीं, दिनकर भी देख रहे थे। तो आज़ादी के बाद राष्ट्रीयता की एक नई धारणा पैदा हुई। लेकिन उसी आज़ादी के दौर में, या उसी 47 से और आगे की बात करूं, तो वो विभाजन जो इतनी बड़ी त्रासदी भारत के लिए थी, उस त्रासदी के अंश या उस त्रासदी की आवाज़ गद्य में तो दिखलाई पड़ी, पद्य में दिखलाई नहीं पड़ी। वो कुछ आई तो आगे के यहाँ आई, बस। इसके पीछे क्या वजह रही होगी? इससे तय नहीं किया जा सकता, इसलिए कि साहित्य को हम खंडों में बांट के नहीं देखेंगे। नहीं। हिंदी के स्वातंत्र्योत्तर हिंदी साहित्य की बात करेंगे तो केवल कविता की बात नहीं करेंगे। और अगर कविता के अलावा इतनी प्रोमिनेंट विधा है भाई, कविता अगर उसमें नहीं आ रही है, प्रमुख विधा है। देखिए, ये समस्या इसलिए पैदा होती है कि हिंदी की आलोचना, जिसके लिए मैं भी अंशतः जिम्मेदार हूं, कि रामविलास जी भी पर्याप्त जिम्मेदार हैं और शुक्ल जी भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, तो हिंदी की पूरी आलोचना परंपरा ने मुख्यतः कविता को आलोचना का आधार बनाया है। तो इसलिए जो कथा साहित्य के प्रयोग हैं, जब बात की जाती है तो उनके बारे में जो भी बात हुई हो उसको थोड़ा सा माइनस करके निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन जब हिंदी साहित्य की बात करेंगे तो कविता कहानी को मिला के, माने कविता और कथा साहित्य को मिला के बात करेंगे। चलिए, जवाब मुझे हालांकि नहीं मिला इसका, कोई बात बिल्कुल नहीं। आपको नहीं मिलेगा, इसलिए कि आलोचना के आधार पे अगर साहित्य को देखेंगे तो ये दिक्कत पैदा होगी। लेकिन साहित्य के आधार पर अगर आलोचना को देखने की कोशिश करें, क्योंकि आलोचना तो फिर भी सेकेंडरी जहाँ है ना, तो अगर साहित्य प्राथमिक है और आलोचना सेकेंडरी है, तो अगर साहित्य के आधार पर आलोचना को देखें तो यह आलोचना की सीमा है जिसने कविता को प्रोमिनेंट बनाया, और जो कथा साहित्य में था वो बहस में नहीं आ पाया। ठीक है, इतना आपने काम किया, निराला से नज़दीकी आपकी एक तरीके से रही और उनके नाम पर आप थोड़ा भावुक भी हो जाते हैं। उसके बावजूद पहली किताब नागार्जुन पर क्यों लिखी? पहली किताब मैंने प्रगतिशील कविता के सौंदर्य मूल्य लिखी। हाँ, उसके बाद आ जाइए दूसरी किताब, व्यक्तिपरक बोल रहा हूँ। इसलिए कि जिस दौर का मैं लेखक हूँ, उस दौर की चुनौतियाँ सीधे अगर किसी से जुड़ती थी तो नागार्जुन थे। और उस दौर में जो प्रयोग साहित्य में हो रहे थे, उन प्रयोगों का भी सबसे अधिक संबंध जुड़ता था तो नागार्जुन थे। और इस हद तक कि आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण लेके बात करूं। नागार्जुन की एक कविता है, अब की इस मौसम में, कोयल आज बोली है पहली बार अब की इस मौसम में। रामविलास शर्मा ने नागार्जुन पे एक छोटा सा लेख लिखा है 10 पेज का, उसमें इस कविता का विश्लेषण किया है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तब जब ये सारा वातावरण बन गया तब कोयल जी पधारी और पहली बार बोली, तो पूरा वातावरण बन गया, तब कोयल की कूक आई। तो परिदृश्य और घटना, ये जो माने
वर्णन की जो शैली थी, ये शैली नागार्जुन की थी। यानी नागार्जुन ने विवरण को, तथ्यात्मक विवरण को इस तरह प्रस्तुत किया कि संवेदना उसमें से फूट पड़ती है। ये शैली थी नागार्जुन की। हमारे में एक दौर के महत्वपूर्ण कवि हैं अरुण कमल, और मेरे अत्यंत प्रिय कवि हैं। अरुण कमल की एक कविता है, ओह बेचारी कुबड़ी बुढ़िया। पहली बार हिंदी के एमए के पाठ्यक्रम में दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने उसको लगाया था। नित्यानंद तिवारी जब हेड थे तो वो पाठ्यक्रम बनाने के लिए मुझे जिम्मेदारी सौंपी, तो उसमें वो कविता लगाई गई। उसमें एक बुढ़िया है, अचानक पता चला मर गई, वो पास में रहती थी। पता चला कि कल सुबह उठी तो लड़ी अपनी बहू से, और बर्तन मांजा, और नौकरी जहाँ काम करने जाती थी किया, दिन भर के सारे काम गिनाए कि ये सब किया, ये सब किया, ये सब किया, और शाम तक सब ऐसे करती रही। और सवेरे अचानक पता चला कि वो अचानक चल बसी हमारी कुबड़ी बुढ़िया। अब यहाँ देखिए, वो लगातार खट रही है। ये सारा विवरण है पूरी कविता में, जैसे कोयल वाले में पूरा विवरण है। इस पूरे उपक्रम में उसकी जीवनी शक्ति खत्म होती जा रही है, और अचानक वो कैसे मर गई। उसका मर जाना इतना आकस्मिक लगता है, जैसे कोयल का बोल उठना इतना आकस्मिक लगता है। मतलब आश्चर्य होता है मुझे कि नागार्जुन की उस सौंदर्य परक शैली को यथार्थ परक चित्रण के लिए अरुण कमल ने कितने रचनात्मक ढंग से अपनाया है। तो ये मैं कह रहा हूं कि केवल व्यंग्य में नहीं। तो ये चीजें आपको बाकी कवियों में दिखलाई नहीं पड़ती, नागार्जुन में दिखलाई पड़ी, इसलिए आपने नागार्जुन में सबसे ज्यादा। तो मुझे लगा कि नागार्जुन इस दौर के लिए सबसे प्रासंगिक कवि हैं, इसलिए नागार्जुन को हमने स्वतंत्र विवेचन के लिए चुना। और दूसरे, इसमें एक बात और थी, ऐसे महत्वपूर्ण कवि को लेके उस दौर की हिंदी आलोचना पर विचार करें, तो मैंने तो अपनी पुस्तक में, क्योंकि उससे ठीक पहले विजय बहादुर सिंह जी की पुस्तक नागार्जुन संवाद वो आ चुकी थी। बात करता हूं, हाँ। लेकिन विजय बहादुर के अलावा जितने आलोचक थे नागार्जुन के बारे में क्या टिप्पणियां कर रहे थे, मैंने तो सब उद्धृत किया है। हाँ, इसीलिए मैंने पुस्तक में। हाँ। तो नागार्जुन को कवि मानने को तैयार नहीं थे। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन नई कविता की उच्छिष्ट में एक बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं, वो संयोग से मेरे पिताजी के छोटे भाई की तरह थे, तो मेरे घर में ही, मेरे पिताजी ने अपने घर में ही उनको रखा था, वो परिवार सहित रहते थे। तो वो पूछ रहे थे कि तिवारी जी बताइए, क्या नागार्जुन सचमुच कवि हैं? और मैं था मौजूद। तो नागार्जुन के बारे में अगर मतलब हिंदी की उस समय की मुख्य धारा के कवियों का ये रवैया था, तो विजय बहादुर जी का ये श्रेय है कि विजय बहादुर जी ने उनको एक अच्छा कवि मान के उन पर लिखा। तो मैंने विजय बहादुर जी के विश्लेषण की बहुत आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा है वो नागार्जुन को सही ढंग से व्याख्यायित करने की जगह नागार्जुन को गलत रोशनी में प्रस्तुत करता है। तो मेरा उनसे बहुत तीव्र मतभेद था, मैंने उनसे असहमति व्यक्त की, लेकिन नागार्जुन को एक गंभीर कवि के रूप में उन्होंने स्थापित किया, इसका तो श्रेय उनको है। आपके अधिकांश आलोचकों से मतभेद क्यों है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। क्या इसकी वजह वो सैद्धांतिक मतभेद हैं जो कि आलोचकों के एक खेमे और दूसरे खेमे में बढ़ जाते हैं, और आपको लगता है जो रघुवीर सहाय और नागार्जुन या इस खेमे में रहा होगा या विष्णु खरे वाले खेमे में रहा है, उनसे मेरे मतभेद रहेंगे, और मैं रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल वाले खेमे में हूँ? ये तो सारी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस को सब्जेक्टिविटी में रिड्यूस करना हो जाएगा। इस तरह देखने के बजाय अगर इस तरह देखिए कि जिनकी भी आलोचना की है मैंने, उनको मैंने विश्वसनीय तरीके से उद्धृत किया है कि नहीं, उनके बारे में जो मैंने अपनी राय व्यक्त की है, यानी जो उनकी आलोचना की है वो तार्किक है कि नहीं, अगर उनको मैंने विश्वसनीयता के साथ उद्धृत किया है और तार्किक ढंग से क्रिटिसाइज किया है, तो सब्जेक्टिविटी नहीं है इस आलोचना में, नंबर एक। नंबर दो, विष्णु खरे से मेरे संबंध, व्यक्तिगत संबंध तो बहुत अच्छे थे, लेकिन विष्णु खरे की कविताएं मुझे नहीं पसंद हैं, लेकिन इसलिए मैंने विष्णु खरे पर नहीं लिखा। रघुवीर सहाय बड़े समर्थ कवि थे, लेकिन रघुवीर सहाय ने अपने
अपनी वैचारिक चौहद्दियां इतनी कट्टरता से बनाई थी कि वो अपनी प्रतिभा का स्वतंत्र विकास नहीं करते। और मैंने रघुवीर सहाय पर इसीलिए लिखा भी है। स्वतंत्र निबंध नहीं लिखा, स्वतंत्र पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन कई लेखों में लिखा, एक लेख भी लिखा। और रघुवीर सहाय की एक बहुत बड़ी ताकत ये थी कि रघुवीर सहाय अवध के थे और अवध की लोक संस्कृति से बहुत अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन अवध की लोक संस्कृति उनके साहित्यिक गठन में नदारद है। तो ये जो है, इस चीज से मैं असहमत हूं। तो मैंने आलोचना की है, मेरी कुछ साहित्य संबंधी समझ है, कुछ कसौटियां हैं, इन चीजों के लेकर आलोचना है। और वो कसौटियां या समझ रामविलास शर्मा से संचालित नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद रामविलास शर्मा जी की आलोचना की है मैंने। और मैं क्या इसके बारे में खुद क्या सफाई दूं? कर्मेंदु शिशिर जैसे विश्वसनीय और वरिष्ठ आलोचक ने एक लेख लिखा है मेरी आलोचना पर, और मेरी लगभग आधी सामग्री पढ़ के तब उन्होंने लिखा है। और आधी सामग्री पढ़ना खुद ही अपने में बहुत मेहनत का काम है। तो क्योंकि मेरा एक लेख पढ़े बिना मेरी आलोचना करते हैं लोग, तो उन्होंने आधा पढ़ के तब लिखा है। और उन्होंने कम से कम 5-6 बिंदु बताए हैं, वहाँ बाकायदा उद्धृत किए हैं कि जहाँ रामविलास जी से मेरी बहुत तीव्र असहमति है। और खुद रामविलास जी ने पत्र लिखा था, मैंने एक लेख लिखा था जो मेरी कुलीनतावाद वाली पुस्तक में है, जनता से प्रेम की कविता और क्या करके वो। तो उसमें उसको पढ़ने के बाद रामविलास जी ने एक पत्र लिखा जिसमें 7 बातें लिखी, और 7 बातें लिखने के बाद कहा कि इन मुद्दों पर मेरे और मेरे जनवादी मित्रों के बीच बहुत मतभेद है। तो मैं मिला तो खूब हंसी हुई इस पर। मैंने कहा हाँ, बड़े मतभेद हैं। तो ठीक है, 100 चीज़ों पे सहमति है, 10 चीज़ों पे मतभेद है, ठीक है, होनी भी चाहिए। तो रामविलास जी के हम कोई अनुयायी थोड़ी हैं। रामविलास जी को हम अपना पुरखा मानते हैं, और अपने पुरखों के लिए जो आदर होना चाहिए वो मेरे भीतर रामविलास जी के लिए है। रामविलास शर्मा ने लोहिया, अंबेडकर, गांधी, हाँ, इन तीनों पर गांधी, अंबेडकर, लोहिया, गांधी, अंबेडकर, लोहिया, इस तरह से ले लें इसको। मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया था। इन तीनों पर विचार किया, इन तीनों को साथ लेकर एक तरीके से चले, इस पर आपका क्या स्टैंड है? साथ लेके नहीं चले हैं। भारतीय इतिहास के बारे में इन तीनों ने बहुत गहराई से विस्तार से विचार किया है। तो वो भारतीय इतिहास की समस्याओं के संदर्भ में इन तीनों पर बात कर रहे थे, और उसमें भारतीय इतिहास के माने वर्तमान कालिक जब कहते हैं तो माने स्वाधीनता आंदोलन से लेकर रामविलास जी के समय तक के दौर में इन लोगों की भूमिका क्या है वर्तमान कालिक इतिहास में, इसका भी विश्लेषण करते हैं। मतलब वो जो इतिहास का विश्लेषण करते हैं और इतिहास में स्वयं जो भूमिका अदा करते हैं, दोनों का द्वंद्वात्मक अध्ययन उस पुस्तक में है। और धीरे धीरे फिर संस्कृति की तरफ चले जाते हैं। नहीं, धीरे धीरे चले नहीं जाते हैं, संस्कृति पर पहले भी कर रहे थे, अभी इस पर कर लेते हैं। लेकिन इसको मैं 1 मिनट में समाप्त कर दूं कि ये जो द्वंद्वात्मक अध्ययन है उस पुस्तक में है, और इसीलिए वो बहुत मूल्यवान पुस्तक है। लेकिन उसमें अपने अध्ययन से वो पाते हैं कि इनमें सबसे बड़ा योगदान गांधी जी का है, उसके बाद योगदान ऐतिहासिक दृष्टि से अंबेडकर का है, और उन सब में सबसे कमजोर अवदान, मैं कमजोर गलत शब्द कह रहा हूं, उन्होंने कमजोर नहीं कहा है, कंपैरेटिवली कमजोर अवदान लोहिया जी का है। और इसीलिए आप देखिए कि गांधी जी की विचारधारा कहीं भी सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करती। गांधी जी की परिणति सांप्रदायिकता के हाथों हत्या में होती है, और अंबेडकर भी सांप्रदायिकता से समझौता नहीं करते, अंबेडकर के अनुयायी कर लेते होंगे। और लोहिया जी अपने जीवन काल में ही कई मुद्दों पर सांप्रदायिक दलों के साथ मोर्चा गठित कायम करते हैं। तो और ये सब बातें रामविलास जी के अध्ययन से स्पष्ट होती हैं। तो इतिहास का इनका अध्ययन, इतिहास के बारे में इनका दृष्टिकोण और इतिहास में इनकी भूमिका, दोनों बातों का इतना संश्लिष्ट विश्लेषण किसी दूसरे विचारक ने नहीं किया है रामविलास जी के अलावा। ठीक है, आपने सांप्रदायिकता शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे आपका एक कोट याद आ गया उससे, जो साहित्य और सांप्रदायिकता निबंध में है, जिसमें आप ये कहते हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि सांप्रदायिकता और साहित्य एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। समझाइए इसको थोड़ा। अब मुझे याद नहीं है कि वो किस
रेफरेंस से मैंने कहा होगा, क्योंकि ये लेख मेरे सामने है नहीं और मुझे ध्यान में नहीं है। लेकिन सांप्रदायिकता और साहित्य एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। तो साहित्य में इस तरह की धारणाएं अपनाई जाती हैं जो सांप्रदायिकता को लाभ पहुंचाती हैं। नहीं, उस साहित्य को कैसे लाभ पहुंच रहा है इससे? साहित्य को लाभ कैसे पहुंच रहा है इससे? अभी इस बारे में मुझे ध्यान नहीं है कि किस प्रसंग में मैंने लिखा था, क्योंकि इतना लिखा है कि मुझे वास्तव में कई चीजें, हर वाक्य का जो बैकग्राउंड है वो पूरा ध्यान नहीं है। ठीक। चूंकि कविता पर ही बात चल रही है, कविता से ही जुड़ा सवाल मैं कर लेता हूं। वो क्या है आलोचक की नजर में जो कविता को श्रेष्ठ बनाता है? असल में ये बहुत उलझी हुई बात है, क्योंकि कविता क्या है इसको डिफाइन करने की कोशिशें बहुत बार हुई हैं। तो निश्चित रूप से मैं भी हाथ पांव चलाऊंगा कि कविता में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इसको समझूं। लेकिन जो भी घटक कविता के लिए आवश्यक हैं उन घटकों को हर कवि अपने युग और अपनी निजता के विशेष संदर्भ में कैसे अर्जित करता है इसकी तलाश आलोचना करती है। अब एक ही युग के कवि हैं कबीर, 150 साल आगे पीछे युग के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। और अगर इस तरह से और नज़दीक करके देखें तो एक ही साथ के कवि हैं पंत जी और निराला जी। तो दोनों की काव्य प्रक्रिया, काव्य रचना इतनी अलग अलग है कि एक कविता अच्छी कविता हो जाती है, कविता खराब कविता हो जाती है। और किसी और के कसौटी पर नहीं, खुद निराला जी की कसौटी पर देखें तो पंत जी और उनका पल्लव लिख के उन्होंने पल्लव की श्रेष्ठताएं भी बताई हैं, लेकिन पंत जी की कलात्मक कमजोरियां भी निदर्शित की हैं। और मेरे गीत और कला लिख के उसी में समानांतर अपनी कला की विशेषताएं भी बताई हैं। तो कला की एक धारणा है उनके सामने, लेकिन कला उतनी ही नहीं है, क्योंकि कविता की मूल शक्ति संवेदना है। ठीक है। और संवेदना को कई शब्दों से परिभाषित किया गया है। और संवेदना किससे चालित होती है? संवेदना खुद ही एक चालक शक्ति है, वो किसी से चालित नहीं होती है। और संवेदना को कई शब्दों से व्याख्यायित करने की कोशिश की गई है। पहले भाव कहा जाता था, फिर संवेदना कहा जाता है, फिर और कई शब्दों, मैंने इस पर अलग से एक से अधिक निबंध में लिखा है। उस बहस सबने पढ़े नहीं है इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तो लेकिन आप पढ़ लेंगे। लेकिन ये कई शब्दों से परिभाषित किया जाता रहा है। तो अब अगर संवेदना, लेकिन मूल रूप से मैं संवेदना इसलिए कहता हूं कि जैसे भावुकता एक शब्द है, भाव एक शब्द है, संवेदना एक शब्द है, से कई शब्द हैं। इनका सबका प्रयोग कविता के लिए, कविता में तब कविता तो, की मौलिकता फिर है किसमें? अगर मैं उसी की खोज करने की कोशिश कर रहा हूं कि संवेदना ये दो शब्दों से बना है। तो जब मेरे भीतर तुम्हारी वेदना का अंश आएगा, यानी तुम्हारी वेदना और मेरी वेदना किसी स्थान पर समकक्ष होगी, तो संवेदना होगी। यानी संवेदना जोड़ने वाली भावना है, ऐसा भाव जो एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के समकक्ष लाता है, जोड़ता है। ये कविता का मूल भाव है। तो इस पूरे जो आपने समझाया अभी, इसमें आप शमशेर को कहाँ रखते हैं? शमशेर उसमें रूमानी है या रूपवादी? हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में है। रूमानी है या रूपवादी है? बिल्कुल रूपवादी नहीं है, रूमानियत का उनमें स्पर्श है, और रूमानियत का स्पर्श कोई अपराध नहीं है। रूमानी हुए बिना कोई वास्तविकता के बद्ध और जड़ ढांचों से विद्रोह नहीं कर सकता। भगत सिंह भी रूमानी थे और इसलिए बगावत करके फांसी तक जाने के लिए तैयार हो गए। तो रूमानियत विद्रोह का मूल भाव स्रोत है। तो शमशेर में रूमानियत है, और वो रूमानियत उनके विद्रोह तक जाता है। वाम 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 दिशा समय साम्यवादी, वो
वही शमशेर हैं जो पूर्णिमा का चांद गल रहा है आसमान ये लिख रहे थे। तो वो रूमानियत का स्पर्श था, वो विद्रोह तक जाता है। तो रूमानियत और विद्रोह में बहुत नजदीकी संबंध है। लेकिन रूपवाद अलग चीज है। लेकिन नंदकिशोर आचार्य तो कविता ही नहीं मानते हैं इसको। न माने। दिशा समय नंदकिशोर आचार्य कोई वो विश्वविद्यालय है कि जिसको सर्टिफिकेट देंगे वही कविता होगी, और जिसको नहीं देंगे वो कविता नहीं होगी। नहीं तो विश्वविद्यालय की सर्टिफिकेट की जरूरत भी क्यों है? एग्जैक्टली जरूरत नहीं होनी चाहिए, और किसी आलोचक की जरूरत नहीं है। फिर आपको क्यों कलावादियों को कुलीनतावादी कहने की जरूरत पड़ी? मैं कलावादियों को कुलीनतावादी नहीं कहता। मैंने कलावाद के बारे में भी कोई इस तरह की जड़ धारणा प्रस्तुत नहीं की है। पढ़ रहा हूं मैं। हिंदी का नया कुलीनतावाद दो स्रोतों से अपनी धारणाएं प्राप्त करता है। एक है पुराना कलावाद, दूसरा है वर्तमान उपभोक्तावाद। इसलिए उसे कलावाद कहना अपर्याप्त है, कुलीनतावाद कहना सही। एग्जैक्टली। तो इस कुलीनतावाद में एक धारा कलावाद से भी आके जुड़ी हुई है और दूसरी धारा उपभोक्तावाद से आके जुड़ी हुई है। तो इतना तो आपने खुद ही स्वीकार किया। ये जो कलावाद से आके धारा जुड़ी हुई है, इसके ठीक पहले उसके बारे में भी बात की गई होगी, मेरा जहाँ तक ख्याल है, मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि मैंने ये अपनी समझ बनाई थी कि कलावाद जिसको कहा जाता है वो कला की प्राथमिकता को तो मानता है, लेकिन कला की प्राथमिकता को दो तरह से मानने वाले दो तरह के लोग हैं। एक जो यथार्थ को अस्वीकार करते हैं, यथार्थ से पलायन करते हैं और कला में शरण ले लेते हैं, वो कलावादी हैं। एक दूसरे तरह के कलावादी भी हैं जो यथार्थ को पसंद नहीं करते, उस यथार्थ से सामंजस्य नहीं बिठा पाते, इसलिए कला को यथार्थ का विकल्प बताते हैं। क्या ये कुलीनतावाद शब्द? नहीं, कुलीनतावाद नहीं है वो। वहां कलावाद में एक प्रोटेस्ट का एलिमेंट है। नहीं, मैं पूरे आपके शब्द की बात कर रहा हूं। जो कुलीनतावाद जो आपने शब्द का इस्तेमाल किया, क्या इसका स्रोत आलोक धनवा की कविता है जहां पर वो कहते हैं कि उसे वहां से भी मिटाओगे, उसका जो बचपन है तुम्हारे भीतर, वहां से भी मैं जानता हूं कुलीनता की हिंसा, भागी हुई लड़कियां उनकी पहले आई, आपका ये शब्द कुलीनतावाद उसके बाद आया। तो क्या इसका स्रोत वही है? ये कविता की डेट याद नहीं है मुझे, लेकिन कुलीनतावाद वाला जो शब्द, कुलीनतावाद शब्द जो है, वो मैंने 91 में अपने एक लेख में दिया था। उससे पहले की कविता है? नहीं, जरूर होगी। जरूर होगी। इसका मतलब ये हुआ, कविता उसके 2-3-4 साल पहले आगे पीछे की होगी, बहुत ज्यादा पीछे की नहीं होगी। नहीं, 2-3-4 साल। क्योंकि ये एक वो नहीं हो सकता, क्या बोलते हैं इसको, मतलब मैं एक शब्द नहीं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, मतलब ध्यान नहीं आ रहा है मुझे। संयोग नहीं हो सकता है ये कि नागार्जुन की किताब विजय बहादुर जी की पहले आए, तुरंत उसके बाद आपकी आ जाए। आलोक धनवा कुलीनता शब्द का इस्तेमाल करें, उसके तुरंत बाद आप कुलीनतावाद शब्द का इस्तेमाल कर दें। इसी तरीके से लोग ये मानते हैं कि भाई किसी की यहाँ जो चीज़ पहले आ जाती है, अजय तिवारी उसको भुना लेते हैं बाद में। मानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको दूसरी तरह देखूंगा कि मैं मौलिकता का दावा नहीं करता, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो हमारे दौर के कवि हैं और महत्वपूर्ण कवि हैं आलोक धनवा। आलोक धनवा उसी यथार्थ से टकरा रहे थे जिस यथार्थ से मैं टकरा रहा था। ठीक बात। वो कविता में अभिव्यक्त कर रहे थे, मैं आलोचना में अभिव्यक्त कर रहा था। तो कुलीनता शब्द आ जाने से अनुकरण नहीं हो जाता। मैंने कुलीनता को एक वाद बताया है, कुलीनतावाद, और उस कुलीनतावाद को पूरा डिफाइन किया गया है। लेकिन एक हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम है जिसमें वो कविता में उस चीज को समझ रहे हैं, मैं आलोचना में समझ रहा हूं। तो हमारे बीच साहचर्य है। ठीक। और किसी को अगर अनुकरण लगता है तो इससे मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता, अच्छी बात है। मैंने अपने अच्छे दोस्त कवि का अनुकरण किया तो क्या बुराई है। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत नज़दीकी रही आपकी केदारनाथ अग्रवाल के साथ। केदारनाथ अग्रवाल मुक्तिबोध को उस तरह कभी नहीं मानते थे, इस पर आपका क्या स्टैंड है? कोई मेरे स्टैंड लेने की बात नहीं है। वो लोग बड़े बड़े लोग थे, वो एक दूसरे पर स्टैंड लेके और दुनिया से गए। केदार जी को मुक्तिबोध की कविता पसंद नहीं आती थी।
तो और मुक्तिबोध के यहाँ परेशानी तो होती है। मुक्तिबोध के जो सच्चे दिल से प्रशंसक हैं वो भी महसूस करते हैं कि एक चलती हुई बात अचानक फिर मुड़ के अंतर गुहा में चली जाती है। तो मुक्तिबोध की कविता में बहुत उबड़ खाबड़पन है, वो हर आदमी को ठीक नहीं मालूम पड़ती। केदार जी को भी नहीं लगती थी और मुक्तिबोध को इसलिए बहुत महत्व नहीं देते थे। शमशेर तो उनके सबसे निकट मित्र थे केदार के, और वो साथ के पढ़े हुए थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी में ही दोनों लोग एमए कर रहे थे, साथ के पढ़े थे। और शमशेर को बहुत ही खराब कवि मानते थे, बिल्कुल कवि नहीं मानते थे। और जबकि शमशेर जाते थे बांदा तो उन्हीं के यहाँ रुकते थे, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप, केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा तिकड़ी एक साथ बैठते रहे होंगे, किस तरह की बातें होती थी? मैं बहुत कम साहित्येतर बताइएगा। तिकड़ी बहुत, मैं उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। आपने कहा मुक्तिबोध और केदार, दरअसल मैं आपसे बताऊं कि अज्ञे और केदार की चर्चा लोग नहीं करते। हाँ। अज्ञे जी ने केदार को सौंदर्यवादी कवि कहा है। और इतना ही नहीं, अज्ञे जी की मृत्यु से लगभग एक हफ्ते पहले कैवेंडर्स लेन वाले उनके मकान में मेरी आखिरी बार उनसे मुलाकात हुई थी। तो अज्ञे जी ने मुझसे पूछा कि केदार जी से कितने दिन से नहीं मिले हैं। मैंने कहा कि जब आए थे पिछली बार तब मिले थे, तो अब याद नहीं कितने दिन हो गया था। फिर बोले रामविलास जी से तो मिलना होता होगा। मैंने कहा हाँ, हफ्ते में एक बार दो बार तो हो ही जाता है, और एक हफ्ता बीत जाता है तो उनका फ़ोन या पत्र आ जाता है। तो बोले अब की मिलिएगा, बहुत गंभीरता से बात करते थे, अब की मिलिएगा तो कहिएगा मैं भी अब तक व्यायाम करता हूँ। बहरहाल, तो आपने पूछा कि रामविलास जी, मैं और केदार, हाँ, हम तीन आदमी बैठते थे तो कैसे? बहुत कम बातें, बहुत कम साथ साथ बैठे। जब दिल्ली आए थे केदार जी तो 3-4 बार हम लोग साथ बैठे। जब बांदा गए थे हम लोग उनके केदार सम्मान वाले कार्यक्रम के लिए, तो उनके घर पे मैं और रामविलास जी उन्हीं के घर पे रुके थे, बाकी सब लोग दूसरी जगह रुके थे। तो उसमें होता था ये, तो रामविलास जी ने और केदार ने एक दूसरे को पत्र में लिखा था, मित्र संवाद में वो सारे पत्र संकलित हैं, और उसमें मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बातें हैं। तो उन्होंने लिखा है कि तुम अपनी सुनाना हम सुनेंगे और हम अपनी सुनाएंगे तुम सुनना। अजय, हम दोनों की बात सुनेंगे, अजय को हम अपने बीच में बोलने ना देंगे। तो ऐसा होता था कि वो लोग बात करते थे, हम सुनते थे। क्या था जो हम बोलते नहीं थे? क्या था जो आपको इन दोनों के प्रति निकट लेते आया? केदार मनुष्य बहुत अच्छे थे, और केदार मुझे कवि भी बहुत अच्छे लगते थे। और रामविलास जी के लिए भी बता दूं कि रामविलास जी विचारक जितने बड़े थे, मनुष्य उससे ज़्यादा बड़े थे। जब मैं पहली बार रामविलास जी से मिला था आगरा जाके, तो मैं इतना आतंकित था उनके लेखन से। उनका लेखन आतंकित करता है क्योंकि बहुत ध्वंसात्मक लिखते हैं जब लिखते हैं। तो मैंने उनसे बातचीत में 2-3 जगह गड़बड़ियाँ की। मैं सारा वृत्तांत अपने संस्मरण में लिख चुका हूँ। तो वो ज्ञानोदय में निकला था 2 अंकों में। तो वो, लेकिन जब मैंने उनसे अंत में चलने के पहले कहा कि अगर आप अपनी पत्नी को, हम उनका स्वास्थ्य पूछने के लिए गए तो दिल्ली ले आए तो लाभ नहीं होगा। बोले जिसको बिस्तर पे हिलना डुलना मना है दिल्ली कैसे ला सकते हैं? थोड़ा नाराज होकर बोले। हम चले आए। उसके 10-15 दिन के बाद एक दिन CPI सेंट्रल ऑफिस में अजय भवन नाम है, अजय घोष के नाम पर है, अजय भवन में बैठे थे, रेड गार्ड्स के साथ हम चाय पी रहे थे। अचानक कैंटीन में प्रवेश दिखाई पड़ा रामविलास जी का। मैंने देखा, मैं आश्चर्यचकित, मैं खड़ा हुआ, मैंने नमस्कार किया तो बड़ी जोर से ठहाका लगा के बोले, देखो मुझे आना ही पड़ा। फिर उसके बाद बोले कि तुम अजय हो ना, अजय तिवारी? बस वहाँ से आप से तुम पे आ गए। और मैंने कहा हाँ, तो मतलब पहचान लिया आपने? तो बोले कि हाँ हाँ, और तुमने कहा था कि दिल्ली ले आओ, हम दिल्ली ले आए उनको। उसके आधे घंटे बाद वो जाने लगे अस्पताल में, उनके साथ अस्पताल चला गया। तो वहाँ जाके परिचय कराया कि ये मेरे दोस्त हैं अजय तिवारी। तो हमारा उनका रिश्ता भी तय हो गया दोस्त का। तो वो इस तरह के आदमी थे कि आपकी लापरवाही पर आवेश दिखा देते थे।
लेकिन आपकी भावना को समझ लेते थे, अवहेलना नहीं करते थे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और इसलिए जब हमने उनसे मित्रता हो गई और बार बार मुलाकात होनी शुरू, मेरी उनकी इतनी बहसें हुई हैं कि कोई उन बहसों को सुन लेता या कभी उन बहसों को रिकॉर्ड करता कोई, तो दूसरों को विश्वास न होता। और इसका एक साक्ष्य मैं बता देता हूँ। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हिंदी में प्रोफेसर हैं नीरज कुमार, और बहुत अच्छे अध्यापक हैं, मतलब हम लोगों की परंपरा में ही हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी के, नित्यानंद तिवारी के, मेरी। तो नीरज एक दिन मेरे साथ गए, बोले कि आप रामविलास जी के पास जाएं बात करने, तो मैं आपके साथ चलना चाहता हूं। मैंने कहा चलो। गए, कोई बात थी, हमारी उनकी बहस होने लगी। फिर इतनी ज्यादा तीखी बहस हुई कि नीरज थर थर कांप रहे थे। और पूछा जा सकता है नीरज से। जब बातचीत थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि अच्छा, बहस बहुत हो गई, इस पर हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे, आप ये पहले कर लीजिए। तो बोले अच्छा। तुरंत उठे और गए, जो मैंने कहा था वो करके आए रामविलास जी। तो बहस, तो इसलिए वो असहमतियों को स्वीकार करते थे। लेकिन आप एक बात बताएं, नामवर जी से असहमत हो जाते और उसके बाद देखते। हाँ, वो कीमत मैंने चुकाई है। अच्छा। और नामवर जी ही क्यों, ज्यादातर लोगों से असहमत हो जाइए। मैं अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन ज्यादातर लेखकों से जो जरा सी भी पावर में हैं या जिनके पास जरा सी भी पावर है, असहमत होकर दिखा दीजिए। तो असहमति को इतने सौहार्द से आत्मसात कर लेना बड़े मनुष्य की निशानी है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे बड़े लोगों के साथ बहुत रहा हूं। नामवर जी की जो आपने अभी बात कही, जो जिक्र किया, संभवतः इसलिए था कि आप रामविलास शर्मा के निकट थे, और वो नामवर सिंह के शब्दों में इससे अधिक बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो बात व्यक्तिगत हो जाएगी। नामवर सिंह के शब्दों में रामविलास शर्मा साहित्य की शव साधना कर रहे थे। रामविलास जी मृत्यु के बाद अचानक शव साधना करने लगे। रामविलास जी जब जीवित थे तो केवल जलती मशाल थे नामवर जी के लिए, इसलिए वो जाने दीजिए। केवल जलती मशाल से शव साधना तक, जीवन और मृत्यु के बीच ये फर्क नामवर जी ने देखा है। नामवर जी के जीते जी नामवर जी का मैंने हमेशा आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण किया, लेकिन नामवर जी के देहांत के बाद आलोचना में नामवर जी का जो भी योगदान है, मैंने उसको सकारात्मक रूप में देखा, और साक्षात्कार में वो काफी लंबा लेख मेरा निकला है। तो इसलिए मेरा दृष्टिकोण अलग है उन चीजों से, और नामवर जी से असहमत होकर क्या कीमत चुकानी पड़ती है, इस पर बात करना बहुत निजी हो जाएगा, वो अनुचित है। ठीक। हमेशा से अध्यापक ही बनना चाहते थे या बचपन से कुछ और सपना था? बचपन से कोई सपना नहीं था। वास्तव में तो ये था कि मेरे पिताजी कम्युनिस्ट पार्टी के होल टाइमर थे और जनयू अखबार के संपादक थे। उनके साथ रहा जब दिल्ली आने के बाद। और माँ क्या करती थी? तो माँ घर संभालती थी, गृहस्थी करती थी। और उनके अंदर भी बड़ी प्रतिभा थी, उनमें नेतृत्व की बड़ी क्षमता थी, लेकिन अनपढ़ थी, गांव से थी, तो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्होंने उस तरह से नहीं किया। लेकिन मेरे मन में था कि मैं अपने गांव के आसपास कहीं कोई नौकरी करूंगा और कम्युनिस्ट पार्टी का काम करूंगा। दुर्भाग्य से उन जगहों पे जाति का बहुत योगदान रहता है, तो मैं वहाँ योग्य नहीं था नौकरी पाने के। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे पहली बार इंटरव्यू देने पे नौकरी मिल गई। इलाहाबाद से डीओ? हाँ, इलाहाबाद में कोशिश की और जगह कोशिश की। मैंने गांव में पहले कोशिश की, फिर इलाहाबाद में की, फिर मेरठ में इंटरव्यू दिया, और फिर दिल्ली में अंत में नौकरी मिल गई, तो फिर यहाँ अध्यापक हो गया। उसके पहले नवभारत टाइम्स में मुझे पत्रकार के रूप में अपॉइंटमेंट मिला था, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया किन्हीं कारणों से। तो उस समय तो कोई चुनाव नहीं था ना अपने हाथ में, तो रोजगार के तौर पे जो भी मिल जाता। अंत में यूनिवर्सिटी मिल गई, तो ये अच्छा चुनाव था, तो इसलिए इससे मैं भागा नहीं। अध्यापन और आलोचना का संबंध इतना प्रगाढ़ क्यों है, और सारे बड़े आलोचक अध्यापक ही क्यों हैं? शायद इसलिए कि अध्यापन के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, अगर गंभीर अध्यापक हैं तो।
अब नहीं पढ़ना पड़ता। वो अलग बात है, अब तो लेखन के लिए भी नहीं पढ़ना पड़ता। तो, लेकिन अच्छा अध्यापक बिना पढ़े हो नहीं सकता। हाँ। और क्योंकि अध्यापन के लिए अवधारणाओं की स्पष्टता सबसे ज़रूरी चीज़ है, और आलोचना के लिए अवधारणाओं की स्पष्टता सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए दोनों में कम से कम बुनियादी धरातल पे प्रगाढ़ संबंध है। इसलिए प्रायः अध्यापक और आलोचक। लेकिन जिस तरह से लेखन में नए परिवर्तन होते हैं, नए संस्कार आते हैं, पाठ्यक्रम में या कक्षाओं तक वो क्यों नहीं पहुंच पाता? वो देर से पहुंचते हैं। हाँ, वो क्यों ऐसा? इसलिए कि वो अध्यापक की इच्छा पर नहीं निर्भर है, वो विश्वविद्यालय नाम की संस्था की इच्छा पर निर्भर है, और विश्वविद्यालय एक प्रतिष्ठान है। नहीं, ये तो मेरा काम है ना कि मान लीजिए आज अगर दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है और मैं कोई कविता पढ़ा रहा हूँ या कोई पाठ पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो मेरा अपना विवेक होना चाहिए कि मैं उस पाठ को किस तरह से समकालीनता या फिर करंट सिनेरियो से जोड़कर पढ़ाऊंगा। पढ़ाते समय समकालीन साहित्य से भी और समकालीन जीवन से भी जोड़ने का काम अध्यापक करते हैं। अच्छे अध्यापक, निश्चित रूप से जब बात की जाती है तो अच्छे उनकी बात की जाती है, तो अच्छे अध्यापक ये काम करते हैं, और इस तरह उनके विद्यार्थी भी योग्य और संस्कारित होकर निकलते रहते हैं। लेकिन पाठ्यक्रम के ढांचे में उस नए यथार्थ को या नई रचना को आत्मसात करने का काम एक संस्थान का काम है, प्रतिष्ठान का काम है, विभाग का काम है। अब बिल्कुल समकालीन कविता, राजेश जोशी और अरुण कमल की कविता सबसे पहले बीए और 9th 10th में लगने से पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी एमए के पाठ्यक्रम में लगी थी। वो इसलिए कि उसी प्रतिष्ठान के भीतर जहां ऐसे प्रोफेसर और अध्यापक थे उस समय भी मौजूद थे जो कहते थे कि नागार्जुन कवि हैं क्या, और नित्यानंद तिवारी के अध्यक्ष बनने के बाद ये वर्तमान कालीन कवि पाठ्यक्रम के अंदर शामिल हो गए। इसलिए कि उसके लिए उन्होंने प्रयत्न किया, उस तरह के लोगों को इकट्ठा किया और संघर्ष किया पाठ्यक्रम निर्माण समिति में। लेकिन इतना हर तरफ नहीं हो पाता। अब अगर पूरा वातावरण डेमोक्रेटिक मूवमेंट से अनुप्रेरित हो तो आप देखिएगा कि पाठ्यक्रम में नई नई चीजें आती हैं। नहीं, वो तो कभी डेमोक्रेटिक मूवमेंट से कभी प्रेरित कुछ नहीं होता है। नहीं होता है। अर्ली 70s में डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स बड़ी तेजी से उभर रहे थे, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में डॉक्टर नगेंद्र के रहते हुए मुक्तिबोध शामिल हुए थे। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र खुद इतनी बड़ी सत्ता थे कि वो डेमोक्रेटिक होने की जगह उनको खुद ऑटोक्रेटिक कहा जाता था। एग्जैक्टली। लेकिन वो ऑटोक्रेटिक होते हुए भी अपने स्ट्रक्चर के भीतर डेमोक्रेटिक प्रेशर को रोक नहीं पाए। इसलिए मेरा कहना है कि समाज के भीतर जनतांत्रिक चेतना और जनतांत्रिक आंदोलनों का निर्माण ज्यादा बड़ी चीज है। उसका दबाव विश्वविद्यालय जैसे संस्थान और पाठ्यक्रमों में सब जगह पड़ेगा। लेकिन हम लोग एकांगी तरीके से तय करना चाहते हैं। ये बड़ा सरल है कि इतनी कविताएं लिखी जा रही हैं, पाठ्यक्रम में नहीं आ रही हैं, ये पढ़ाने वाले सारे अध्यापक जड़ बुद्धि के हैं। इसलिए प्राध्यापकीय आलोचना जड़ आलोचना होती है। अरे प्राध्यापकीय के बिना आलोचना ही कहाँ होती है? पत्रकारी आलोचना दिखा दे कोई। जितने पत्रकार हैं किस तरह की आलोचना लिखते हैं कि 100 पुस्तकें अज्ञेय पर लिखी गई हैं और उसके बाद भी अज्ञेय की उपेक्षा हुई, इसलिए कि प्रगतिशीलों ने नहीं लिखा अज्ञेय पर। और एक लेख लिखा रामविलास जी ने केदार जी पर, और एक लेख लिखा नागार्जुन पर, और नागार्जुन और केदार की उपेक्षा नहीं। तो इस हिसाब से तो साहित्य का वातावरण भी डेमोक्रेटिक नहीं है। साहित्य का वातावरण डेमोक्रेटिक बहुत नहीं है, लेकिन साहित्य की प्रकृति डेमोक्रेटिक है। इसलिए जो डेमोक्रेटिक आइडियाज हैं, डेमोक्रेटिक प्रेशर्स हैं, वो साहित्य के माध्यम से अधिक व्यक्त होते हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई आलोचक अपनी विचारधारा के अनुरूप किसी का मूल्यांकन कर रहा है तो वो डेमोक्रेटिक कहाँ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। विचारधारा के अनुरूप, अगर शुद्ध विचारधारा के अनुरूप करता है तो उसकी पहचान इस बात पे है कि वो विचारधारा के, मेरी विचारधारा के अनुरूप उसकी रचना है कि नहीं, इस पे मैं रचना को अच्छा और बुरा कहूं। नहीं, रचना
उसका मूल्यांकन मेरे पास कसौटी के रूप में विचारधारा है। विचारधारा वो सांचा नहीं है जिसमें रचना को कस के मार देंगे। जैसे आपने गोरख पांडे के निधन के बाद दशानन का चेहरा नाम का लेख लिख दिया। नहीं, गोरख पांडे के बाद नहीं लिखा था, वो जन संस्कृति मंच बना था, तो जन संस्कृति मंच के विरुद्ध लिखा था और उसमें गोरख पांडे पे के वो कथन उद्धृत किए हैं, उसकी आलोचना की है। कथन तो उसमें मैंने अपने अभिन्नतम मित्र अवधेश प्रधान का भी उद्धृत किया, उसकी भी आलोचना की है। इसलिए कि जो जन संस्कृति मंच था वो वामपंथ की अति उग्रवादी धारा का, तो आपको चूंकि जसम से परेशानी थी, तो जसम से नहीं थी, उग्रवादी वामपंथ से मुझे परेशानी थी। उग्रपंथी वामपंथ को लेनिन ने भी बचकाना मर्ज कहा है। तो उग्रवादी वामपंथ और अंत में उन दिनों जितने भी देशों में उग्रवादी वामपंथ का प्रभाव था, वहां अमेरिका का वर्चस्व बढ़ रहा था। तो बड़ी जल्दी वो अंत में अमेरिका के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। तो मैंने इसलिए दशानन का एक मुखड़ा कहा है, वो जैसे कुलीनतावाद साम्राज्यवाद की विचारधारा से प्रभावित रहता है, उसी तरह उग्रवादी वामपंथ साम्राज्यवाद के हितों से अनुप्रेरित रहता है। आपने मेरी आलोचना पर बात की, लेकिन अगर अपने आप मुझे कहना पड़े तो मेरी आलोचना में एक चीज जरूर ध्यान देने लायक है कि भारत की समस्याओं को और दुनिया भर के सवालों को और अवधारणाओं को मैंने भारत की और हिंदी समाज की समस्याओं और ज़रूरतों के संदर्भ में देखा है। और इसके सिलसिले में हम अपनी भारतीय समस्याओं के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती साम्राज्यवाद को मानते हैं, जिसको उपनिवेशवाद भी कहते हैं। रामविलास शर्मा को वामपंथ बचा क्यों नहीं पाया कि दक्षिण ने इतना भुना लिया उनको और भुनाता आ रहा है? दक्षिण तो भुना नहीं पाया उनको और दक्षिण उनको भुना नहीं सकता, लेकिन वामपंथ इसलिए नहीं बचा पाया कि भारत के वामपंथ की एक बहुत बुनियादी समस्या थी। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना यहाँ 2 बार हुई। एक बार सत्यभक्त वगैरह ने की थी और एक बार वो दूसरी स्थापना मुजफ्फर अहमद वगैरह ने की थी। इन्होंने लंदन में की थी। तो एक वामपंथ की धारा, माने कम्युनिस्ट पार्टी की धारा लंदन रिटर्न मार्क्सवादियों की थी और एक वामपंथ की धारा वो सत्यभक्त वगैरह जो हिंदुस्तानी समाज के परिवेश में देखते थे, तो वो भारतीय संस्कृति के साथ उस संस्कृति से जुड़े अध्यात्म वगैरह को भी थोड़ा हमदर्दी से और नरमी से देखते थे। तो ये दो तरह की वामपंथी धाराएं बिल्कुल उसके जन्म काल से उपस्थित थी। अब दिक्कत क्या हुई कि जब पार्टी की तरह से उसका निर्माण हुआ तो उसमें सत्यभक्त जैसे जो भारत की परिस्थितियों से जुड़े हुए वामपंथी थे वो कमज़ोर स्थिति में रहे और जो बाहर से आए हुए वामपंथी थे वो मजबूत स्थिति में रहे। तो उन्होंने उस दृष्टि से चीज़ों को देखा। रामविलास जी अंग्रेजी माध्यम से पढ़े थे, अंग्रेजी साहित्य पढ़े थे, अंग्रेजी का ज्ञान भी रखते थे, लेकिन भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा इससे ओतप्रोत थे और किसान जीवन से निकले थे। तो किसान उनके लिए सबसे बुनियादी इकाई था। उन लोगों के लिए किसान बुनियादी इकाई नहीं था। तो ये जो इसको अगर मैं बहुत लेमन टर्म में कहूँ तो ऐसे समझ सकते हैं कि दक्षिण का जो, या इसको दक्षिण हटा दीजिए, वामपंथ जो है इंटरनेशनलिज्म में जो बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट उसके यहाँ न के बराबर है। नेशनलिज्म का सवाल नहीं है इसमें, नेशनल कल्चर का सवाल है। तो जो वामपंथ की ऑफिशियल धारा रही वो नेशनल कल्चर के बारे में उदासीन रही। हाँ, अब जैसे डांगे से रामविलास जी बहुत असहमत थे, लेकिन डांगे ने भारत में दास प्रथा पर एक पुस्तक लिखी थी और उसमें ऋग्वेद वगैरह का बहुत विस्तार से विश्लेषण किया था। तो आप देखें कि ऋग्वेद को जितना डांगे जानते थे उतना कितने कम्युनिस्ट नेता जानते थे। तो जो भारत की अपनी ज्ञान परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है, उससे ओतप्रोत हुए बिना भारत में सामाजिक परिवर्तन आप कैसे करेंगे? ये बुनियादी टकराहट थी। रामविलास जी का दृष्टिकोण जो ऑफिशियल कम्युनिज्म था
उसको हजम नहीं होता था। यही बात हिंदी जाति वाली अवधारणा तक पहुंच गई और हाँ। जानते ही हैं, वो तो बहुत आश्चर्य की बात सब है जानते कि हैं तमिल जाति तो है, हाँ। बंगाली जाति तो है, हाँ। कश्मीरी जाति तो है, और जातियां हैं, बस हिंदी जाति नहीं है। तो ये तो वामपंथ की अपनी समस्या है ना, ठीक, ये रामविलास जी की समस्या नहीं है। चलिए, वर्तमान साहित्य में एक लेख छपता है और आप कहते हैं कि इब्बार रब्बी हमारे समय के सबसे बड़े कवि हैं। धीरे धीरे इब्बार रब्बी परिदृश्य से गायब हो जाते हैं। कैसे बड़े कवि हैं? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि इब्बार रब्बी हमारे सबसे बड़े कवि हैं। मैंने ये ज़रूर कहा है कि अकविता आंदोलन में से निकल के जो कवि आए हैं वो असल में एक लेख के आधार पे पूरे आलोचना का निर्णय नहीं कर सकते। मैंने क्रमशः दो कवियों को माना है, जिसमें एक इब्बार रब्बी हैं और अंशतः लीलाधर जगूड़ी हैं। अंशतः तो लीलाधर जगूड़ी ने कुछ विकास किया है, कुछ वो परावर्तन भी कर गए हैं। तो कविता के कवियों में कुछ थे जिन्होंने विकास किया है, या तो मना कर दीजिए कि नहीं विकास किया, तो विकास किया तो उसमें रब्बी एक महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने विकास किया है। ठीक है, ये मैं मानता हूं। लेकिन हमारे समय के सबसे बड़े कवि, मैंने 3 लोगों को कहा था, गीतकार अलग थे, कवि जिनको कहा था उनमें से एक कवि थोड़ा सा भटक गए, नहीं कहूंगा छटक गए कहूंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि में राजेश जोशी, अरुण कमल, उदय प्रकाश हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण कवि थे। उदय प्रकाश ने कविता का रास्ता थोड़ा सा बाद में छोड़ सा दिया इसलिए कि बाद में थोड़ा बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन वो कथा साहित्य में, कहानी लेखन में उन्होंने बहुत कीर्तिमान स्थापित किया। ये मित्रवत कहा आपने राजेश जोशी, अरुण कमल? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तब उदय प्रकाश के अलावा मेरा किसी से परिचय नहीं था। तो तीनों को मित्रवत कहा आपने? नहीं, उनकी कविताओं के आधार पर कहा, क्योंकि मेरी राय में ख्यात है कि आपकी नजदीकी राजेश जोशी से बहुत ज्यादा है, अरुण जी से बहुत ज्यादा है, उदय जी से आपकी नजदीकी, सब जानते हैं इन चीजों को। हाँ, लेकिन जिस समय मैंने ये बात कही थी तब मेरा अरुण से और राजेश से कोई परिचय नहीं था, और कोई परिचय नहीं था, उसके कई साल बाद हुआ। लेकिन जब मैं पहली बार अपना लेख लिख रहा था जिसमें मैंने ये स्थापित किया था, तो उसमें राजेश की और अरुण की आलोचना भी की थी, और सबसे अधिक राजेश की कड़ी आलोचना की थी। इतनी आलोचना दूसरों की कर दूं तो जिंदगी भर के लिए संबंध खराब हो जाएंगे, इसलिए ऐसी बात मैं मित्रता निर्वाह करके आलोचना का निर्णय नहीं करता। एक आलोचक जो सैद्धांतिक दृष्टि लेकर चलता है और जीवन की दृष्टि लेकर चलता है, क्या उनमें तालमेल बिठा पाता है? उसका मूल्यांकन आलोचक स्वयं नहीं करेगा। मेरी जीवन दृष्टि को अगर आप परिभाषित करेंगे तो मार्क्सवाद से निर्मित हुई है। मेरी कलात्मक दृष्टि को आप परिभाषित करेंगे तो मैंने अपना पहला काम सौंदर्य शास्त्र पर किया था। तो सौंदर्य शास्त्र से लेके मार्क्सवाद तक ये मेरे सैद्धांतिक चिंतन का आधार है। अब इसको विकसित करने में और साहित्य के विश्लेषण में इसको लागू करने, क्रियान्वित करने में मैं कितना सफल या असफल रहा, इसका निर्णय आप करेंगे, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन जीवन दृष्टि और सैद्धांतिक दृष्टि दोनों एक दूसरे से संबंधित होती हैं। अब अगर कोई आलोचक जीवन दृष्टि और सैद्धांतिक दृष्टि में संगति बिठाने में असमर्थ रहा तो उसकी आलोचना अपने आप मूल्यहीन हो जाएगी, और अगर वो संगति बिठाने में सफल रहा और उसके आधार पे अपना विश्लेषण आगे बढ़ाएगा तो वो लगातार काम करता रहेगा। इसलिए मैं आपके इस मंच के माध्यम से सूचित कर देना चाहता हूं कि स्ट्रोक के बावजूद अगर मैं जीवित बच गया हूं तो मेरे लिखने की अभी कई नई योजनाएं हैं। वाह वाह, ये अच्छा है कि और पढ़ने को मिलेगा, और आप कम से कम फेसबुक की बहसों से थोड़ा दूर रहेंगे। फेसबुक की बहस तो मैंने स्ट्रोक के बाद जो अकारत समय जा रहा था उसमें प्रेजेंट बने रहने के लिए किया है। फेसबुक हैज़ नथिंग टू डू विद माय कर्सर। एक समय पर लगा था कि अजय तिवारी बहुत बड़े आलोचक बन के उभरेंगे। हर आदमी ये बात बोलता था कि नामवर सिंह आदि के बाद हमारे यहाँ आलोचना की परंपरा लगभग क्षीण होती चली गई, तो अजय तिवारी का नाम उनमें बहुत बड़ा है।
देवीशंकर अवस्थी आपको 2002 में मिला भी, लेकिन एक दौर ऐसा आया विश्वविद्यालय में कि आपके ऊपर एक एलिगेशन लगता है और सब कुछ लगभग खत्म सा हो जाता है। विश्वविद्यालय से आपको बाहर भी निकलना पड़ता है। गोपनीयता है हर चीज़ की, जितना बता सकें उतना बताइएगा। क्या उस मामले में सच्चाई है? 3-4 बातें इसके बारे में कहना चाहता हूँ। हाँ। पहली बात ये कि देवीशंकर का आपने उल्लेख किया। देवीशंकर अवस्थी सम्मान के लिए सबसे पहले मुझसे बात की थी श्रीलाल शुक्ल जी ने। मैंने उनसे करबद्ध निवेदन किया कि शुक्ल जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन आप ये न करेंगे, क्योंकि मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने शिकायत की कई लोगों से, खगेन ठाकुर से कहा, कई लोगों से कहा, तो मैंने मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद मेरे गुरुदेव डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी उसके निर्णायक समिति में थे, और त्रिपाठी जी जानते थे कि हम अगर घोषणा कर देंगे तो ये मना कर देगा। तो उन्होंने, अब गुरुदेव हैं, उनकी आज्ञा हो जाए तो अनुचित को भी और मैंने अनुचित किए भी हैं उनकी आज्ञा के बाद, क्योंकि मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं। तो लेकिन सम्मान के बावजूद अनुचित कार्य तो नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ अनुचित कार्य नहीं किया जिससे मेरा पतन हो जाए। लेकिन मैंने संकट मोड़ ले लिया है उनके कहने के बाद कोई अनुचित कार्य करके, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन वो, उनमें भी एक अनुचित कार्य ये भी है कि उन्होंने मेरे परिवार में फ़ोन किया, मेरी पत्नी को फ़ोन किया और उनसे पहले बात कर ली, समझा दिया और उनसे पेशबंदी कर ली कि अगर ऐसी कोई बात आए तो मैं विरोध न करूँ। ठीक है। और जब घोषणा हुई तो घर के मोर्चे से मैं लाचार था, मैं इसको अस्वीकार नहीं कर सका, वरना मैं ये पुरस्कार स्वीकार न करता। चलिए, मेरा कोई सैद्धांतिक विरोध नहीं था। मैं पुरस्कार की चीज़ों, मैं उसको जानता हूँ कि बहुत सारा टुच्चापन होता है इसमें, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए बाकी देवीशंकर के बारे में ये कैफियत में देना आवश्यक समझता था। दूसरी बात, 2002 में मुझे मिला था पुरस्कार, ये सम्मान। इसका मतलब आलोचना में और सम्मान देने वाली समिति में मेरे सारे विरोधी थे, विश्वनाथ त्रिपाठी को छोड़ के। और इतने विरोधी थे कि उनमें से एक निर्णायक ने जब ये सूचना मिली तो इस्तीफा दे दिया समिति से। तो समझ सकते हैं, तो विरोधों के बावजूद ये मानना पड़ा कि आलोचक तो है। लेकिन ठीक है, हाँ। उसी के 2 साल बाद मैं विश्वविद्यालय में अपने शायद कामों की वजह से ही प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो गया, क्योंकि अध्यापक के रूप में मेरी ख्याति थी और कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में पढ़ाता था। मेरी क्लास के लिए सबसे योग्य विद्यार्थी जो आर्ट्स फैकल्टी और साउथ कैंपस के थे वो आते थे, और मेरी क्लास कभी भी 300-400 विद्यार्थियों से कम की नहीं होती थी। तो और जब क्लास से निकलता था तो 10-20-50 स्टूडेंट मेरे साथ झुंड की तरह चलते थे बस स्टॉप तक आने के लिए। बहरहाल, तो जब मैं विभाग में आ गया तो विभाग का वातावरण थोड़ा सा दूसरा हो गया। अच्छा, मैंने प्रयास भी किया, हम लोग कई लोग नए आए थे, तो उसमें सुधीश पचौरी थे, फिर रमेश गौतम पहले से थे, लेकिन उन्होंने अपना चोला बदला, थोड़ा वामपंथ की तरफ झुकाव दिखाना शुरू किया मेरी वजह से। तो हम लोगों ने विभाग में पढ़ने पढ़ाने की संस्कृति का विकास किया, जिसका बहुत रेजिस्टेंस भी हुआ। लेकिन उस रेजिस्टेंस के बावजूद अंगद का पांव अड़ा दिया तो मजबूर होकर लोगों को झुकना पड़ा और इस तरफ आना पड़ा, पढ़ाने की दिशा में। लेकिन आप प्रोफेसर होंगे और सीनियर प्रोफेसर होंगे तो आपकी भूमिकाएं और भी होंगी। आप कॉलेजेस की गवर्निंग बॉडी में होंगे, आप सिलेक्शन कमिटीज़ में होंगे। और जब मैं सिलेक्शन कमिटीज़ में जाने लगा 2005 से 4 में बना, तो 5 में पहली बार गया था, लेकिन 2007 आते आते मानिए 2-2.5 साल के अंदर सिलेक्शन कमिटीज़ में मेरा प्रभाव इतना हो गया कि मैं सबसे अधिक प्रभावशाली होने लगा। ठीक। और अपॉइंटमेंट्स में मेरा प्रभाव लोगों को अखरने लगा। इसके लिए मैं उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि उसके लिए लोगों के नाम लेने ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन अखरने लगा और लोग मेरे ऊपर तरह तरह के हमले करने लगे। उन्होंने घर पे लड़कों को भेजा कि जाके उनसे कहो कि इसके नंबर बढ़ा दें, इसको उससे मिला दें।
पैसा दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मैं डांट के इस तरह भगाया, मैं कहा फेंकवा दूंगा नीचे। नहीं नहीं, एक बार तो आपने नंबर बढ़ाए भी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और वो संभव एक शिष्य आपके, एक शिष्य पचौरी जी के, वो चाहते थे कि उनका बच्चा टॉप करे, आप चाहते थे आपका बच्चा टॉप करे। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो पचौरी जी को पता होगा क्योंकि वो अध्यक्ष बने थे, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया और वो संभव नहीं था। रमेश गौतम, माफ कीजिएगा, रमेश गौतम ने किया होगा किसी का, रमेश गौतम शायद इस चीज के लिए सक्षम होंगे, लेकिन मैंने ये कर नहीं सकता था। एक तो संभव ही नहीं था क्योंकि एमए और एमफिल में फिक्टिशियस रोल नंबर लगते थे, और फिक्टिशियस रोल नंबर किस विद्यार्थी का है और असली रोल नंबर क्या है। और एमफिल में, एमफिल में भी फिक्टिशियस रोल नंबर लगता था। वो असली कैंडिडेट का पता करने के लिए वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन से मिलना पड़ता। तो ये सब मेरी ताकत नहीं थी। तो जो इसकी जो ताकत रही होगी वो कर सकता होगा। नहीं, मुझे जो पता लगा इसलिए मैंने आपको। नहीं, बिल्कुल पता लगा होगा क्योंकि इस तरह का प्रचार है। थोड़ा सा मैं उस मामले की तरफ आ रहा हूं। मैं उस मामले को समझ रहा हूं, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन इस तरह का प्रचार था। ठीक है कि लेकिन संभव नहीं था क्योंकि फिक्टिशियस रोल नंबर से आप पहचान नहीं सकते कि किसकी कॉपी है। ठीक है, हाँ। तो नंबर मैंने इसके लिए जो भी आया मैं डांट के भगाता रहा। तो ये समझ गए थे कि किसी और तरीके से इसको बेधा नहीं जा सकता। और उसके बाद अच्छा, मेरा कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं था, लड़कियों में भी मेरी कोई ऐसी विद्यार्थी नहीं थी जिसने कभी इस तरह की बात की। लेकिन जो शत्रु थे उन्होंने षड्यंत्र के नए रूप अपनाए जिसकी मुझे जानकारी नहीं थी। उन्होंने एक ऐसे विद्यार्थी को तैयार किया जो मेरी छात्रा नहीं थी। मैं आधुनिक कविता का अध्यापक था और वो विद्यार्थी एमए में नाटक की विद्यार्थी थी जो रमेश गौतम का विशेषज्ञता का क्षेत्र था, और एमफिल में मध्यकाल की विद्यार्थी थी जो मुकेश गर्ग, जो इनकी अभी मृत्यु हुई है, मुकेश गर्ग की विशेषज्ञता का क्षेत्र था। आधुनिक कविता से उसका कोई संबंध नहीं था और मैं नाटक और मध्यकाल का अध्यापक नहीं था। तो आप कह रहे हैं ये सब प्लांटेड था? निश्चित, और किसने प्लांट किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन प्लांटेड था। और इसका प्लांट तब हुआ जब मैं नियुक्तियों में प्रभावशाली अधिक होने लगा, मेरे ऊपर दबाव आने लगे और अयोग्य जाहिल विद्यार्थियों का की नियुक्ति करने के लिए दबाव आने लगे। जब मैंने उनके नहीं किए तो मुझे धमकियां दी गईं कि तुम्हें देख लेंगे। और जब कंप्लेंट हुई और मुझसे जवाब मांगा गया, मैंने ये सारी बातें बताई। उसमें मैंने एक प्रोफेसर का नाम भी लिया। उस प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी ने पूछा भी ईमेल से, उन्होंने ईमेल से जवाब भी दिया। वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट के रूप में कोर्ट में मौजूद हैं। और आपने मुझसे पूछा, मैं इससे ज्यादा इसलिए बात नहीं कर सकता कि सब जुडिस है मामला, सुप्रीम कोर्ट में अभी है और मेरे लिए बोलना बिल्कुल अनुचित है। लेकिन इतनी बात तो बता देना आवश्यक है कि इसमें ऐसे प्रोफेसर्स थे जिनको ईमेल पे जवाब देना पड़ा, और उस जवाब में उन्होंने स्वीकार किया है कि एक विशेष कम्युनिटी को अलग थलग करने के नाम पर इनके ऊपर ब्राह्मणवाद का आरोप लगता था और ये ब्लैकमेलिंग हुई है जॉब के लिए। और इंक्वायरी की जो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में ब्लैकमेलिंग की बात को स्वीकार किया गया है। और यह भी स्वीकार किया गया है, आपने पूछा कि एमफिल में नंबर बढ़ाने की बात, तो स्वीकार किया गया है कि सारी जांच पड़ताल के बाद, एग्जामिनेशन के सारे पेपर्स की जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया कि प्रोफेसर तिवारी ने इस तथाकथित विक्टिम के कैरियर को प्रभावित करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कुछ किया नहीं था। ब्लैकमेलिंग की फाइंडिंग है, लेकिन ब्लैकमेलिंग पर आगे इंक्वायरी भी नहीं हुई, कार्रवाई भी नहीं हुई, और जिसका कोई दोष नहीं था उसके ऊपर कार्रवाई हुई। और कार्रवाई ये हुई कि अगर मैं दोषी होता तो मुझे टर्मिनेट किया जाता। मुझे ईज आउट करने की कोशिश की गई, और वो भी एक योजना के तहत। तो अभी जो मामला, और ईज आउट किया गया कि कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया। मैं उस कंपलसरी रिटायरमेंट को चैलेंज कर रहा हूं। उसके बाद
जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था और उस तथाकथित विक्टिम को इस्तेमाल किया था, वो लोग उसके केस को यूनिवर्सिटी में दोबारा ले गए। यूनिवर्सिटी ने इंक्वायरी को खत्म कर दिया, कहा कि ये नॉन कोऑपरेशन कर रही है, बिकॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑफ द कंप्लेनेंट इंक्वायरी इज बीइंग क्लोज्ड। ये यूनिवर्सिटी की अंतिम रिपोर्ट है। तो नॉन कोऑपरेशन जो कर रहा था, दोषी वो हुआ, लेकिन सजा मुझको दी गई। ये राजनीति थी, यूनिवर्सिटी में राजनीति हो सकती थी। उसके बाद जो उसके पीछे से षड्यंत्रकारी दल था, उसमें कुछ वामपंथी लोग भी थे, वो उसको हाई कोर्ट ले गए, वहां से उसका केस रिजेक्ट हुआ। वो उसको सुप्रीम कोर्ट ले गए, सुप्रीम कोर्ट से भी उनका केस रिजेक्ट हो गया। ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी के डिसीजन को मैंने चैलेंज किया है। हाई कोर्ट में मेरी सुनवाई नहीं हुई। मुझे वहाँ मुझे वहाँ मेरे केस को स्वीकार नहीं किया गया। उन्होंने मैं वहाँ एक तरह से हार गया, लेकिन मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में है और वहाँ अभी डेट्स पड़ रही हैं। तो उसका अपना एक टाइम फ्रेम है, उसका लॉजिक है, उसमें मैं दखल नहीं दे सकता। लेकिन इस कारण से मैं इसके बारे में इससे अधिक नहीं बोल सकता। नहीं, ठीक है, वो मामला सब जुडिस है तो बोलना भी नहीं चाहिए उस मामले में तो। हाँ, लेकिन सब जुडिस होने के बावजूद मैं ये दोहरा के कह रहा हूं कि मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ और ब्लैकमेलिंग मेरी हो रही थी। उस ब्लैकमेलिंग की इंक्वायरी होनी चाहिए, ब्लैकमेलर्स को सजा दी जानी चाहिए। इंक्वायरी रिपोर्ट में ये जो हिस्सा है, इस पर अमल नहीं हुआ। लेकिन अगर ये डेंट ना लगा होता तो आप आज कहीं और होते, जाहिर सी बात है। निश्चित, मैं उस समय उसके बाद हेड होता तो मैं तमाम चीज़ों को और अधिक प्रभावित करता। तो यही बात लोगों को हजम नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं, उसका दूसरा असर पड़ा मेरे साहित्यिक कद पर। तो साहित्यिक कद पर जो असर पड़ा, और कद पर ही नहीं, लेखन पर भी पड़ा। 16 साल हो गए इस मामले को। 16 साल में जीवन तहस नहस हो जाता है। चरित्र पर डेंट लग जाए तो मानसिक रूप से कितना। लेकिन अगर मैं दोषी होता तो मेरा क्षय भी हो जाता, और मैं उसके बावजूद लगातार लिख भी रहा हूं और लड़ भी रहा हूं, और लेखन के माध्यम से भी लड़ रहा हूं। और मैंने आपसे अभी कहा कि भविष्य की नई योजनाएं भी हैं मेरी। एक सवाल और इस पे करूंगा बस, कि जब चरित्र पर इस तरीके का दाग लगता है, तथाकथित दाग लगता है, उस समय आपके परिवार की मनःस्थिति क्या थी? नहीं, मनःस्थिति निश्चित रूप से बहुत खराब थी, परेशान थे लोग। लेकिन मैं इस सारी चीज से उबर सका, और मेरे व्यवहार में, मेरे दृष्टिकोण में, मेरे सोचने विचारने के ढंग में अगर कोई विकृति नहीं आई और मैंने आत्महत्या भी नहीं की, तो सिर्फ इसके कुछ कारण हैं। एक, मेरी विचारधारा, मेरा साहित्य यानी लेखन साहित्य, मेरा परिवार, मेरे गुरुजन और मेरे अच्छे विद्यार्थी, क्या बात है, जो आज भी मेरे साथ हैं। और इसीलिए मैं गर्व से कहता हूं कि मेरे किसी विद्यार्थी ने मेरे ऊपर झूठा आरोप भी लगा दिया होता तो मैं हिमालय पे चला गया होता। मेरे किसी विद्यार्थी ने नहीं किया, और षड्यंत्रकारियों ने जो किया उससे अगर मैं अपने को टूट जाने दूं तो मैं बिना बात के दोषी हो जाऊंगा। चलिए, जितना काम किया संतुष्ट रहे? नहीं, इसलिए कि संतोषजनक ढंग से कम काम कर पाया। संतोषजनक ढंग से मैंने प्रगतिशील कविता के सौंदर्य मूल्य पुस्तक लिखी, नागार्जुन की कविता पुस्तक लिखी। इसके बाद मेरी जो पुस्तकें जो अधिक विचार विमर्श में रहीं, 3 पुस्तकें, जो कुलीनतावाद वाली जिस पर आपने चर्चा की, ये भी लेखों का संग्रह है। और ये आपकी कोई एक पुस्तक है, ये इतिहास की रणभूमि? हाँ, इतिहास की रणभूमि और साहित्य, ये भी लेखों का संग्रह है। ये भी लेखकों का संग्रह है आपका। और आधुनिकता पर पुनर्विचार, ये समस्या केंद्र में है आधुनिकता की, उस पर है, लेकिन ये लेखों का संग्रह भी है, वो भी लेखों का संग्रह है। और उसी तरह इस कठिन दौर में मेरी पुस्तक आई संचार, बाजार और भूमंडलीकरण, वो भी उस समस्या से संबंधित लेखों का संग्रह है। तो इस तरह से एक समस्या को केंद्र में रख के मैं जो लगातार लंबे समय तक लिखता रहा, उनको संकलित करके पुस्तक बनाई है। इस तरह के काम से मैं संतुष्ट नहीं हो सकता।
जिस तरह से केदार पर, नागार्जुन पर, सौंदर्य शास्त्र पर मैंने पुस्तक लिखी है, उस तरह से पुस्तकें लिखने का काम मेरा अभी बहुत कुछ बाकी है, जो अब भविष्य में करना चाहता हूँ। तब तो अभी जो आलोचना की जा रही है उससे भी संतुष्ट नहीं ही होंगे। मेरी आलोचना जो कर रहे हैं, जिस तरह की आलोचना इस जो समय आलोचनाएं लिखी जा रही हैं, उससे जाहिर सी बात है, जाहिर है, उससे संतोष लेकिन नहीं ही हो उसमें सकता। प्रतिभाशाली आलोचक मुझे कई दिखाई पड़ते हैं। मैं अभी नाम नहीं लूँगा, इसलिए कि वो भी एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आलोचना का मार्ग इतने उत्तर आधुनिकता के बावजूद पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। आलोचना का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। कोई ऐसा काम जो करना चाहते थे नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? 2 काम करना चाहते थे जो अभी नहीं कर पाए हैं। एक था निराला जी पर एक पुस्तक लिख रहा हूं जिसका लगभग 40% लिखा जा चुका है, और एक मैं उसके बाद रामविलास शर्मा पर पुस्तक लिखना चाहता हूं, क्योंकि रामविलास जी पर जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं वो या तो भक्ति भाव में डूब के लिखी गई हैं या निंदा भाव में डूब के लिखी गई हैं। लेकिन रामविलास जी इन दोनों से अलग विश्लेषण की मांग करते हैं। रामविलास जी की स्थापनाओं को हमें आज अपनी चुनौतियों के संदर्भ में परखने की जरूरत है। लोग कहेंगे इस बात की क्या गारंटी है कि आप भक्ति भाव में डूबकर नहीं लिखेंगे? नहीं, हम लिखेंगे उसके बाद पता चल जाएगा कि भक्ति भाव में डूबे कि नहीं डूबे। लेकिन जितना लिखा है उसमें मैंने रामविलास जी पर 8-10 लेख लिखे हैं, और उन लेखों को कोई पढ़ ले तो मैंने उनमें अपनी ओपिनियन दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्वस्थ रहें। जिस समय इंटरव्यू कर रहा हूँ उसके कुछ दिनों बाद आप एक सर्जरी के लिए भी जा रहे हैं, तो वो सफल हो, आप स्वस्थ होकर लौटें और जो काम करना चाहते हैं वो करें, और भक्तिभाव में डूब कर नहीं, काम भक्तिभाव में डूब कर करें, लेकिन करें आलोचकीय दृष्टि के साथ ही। ये देखो, हम भक्ति युग से बहुत आगे आ चुके हैं, तो अब कोई भी काम भक्ति भाव से डूब के नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, काम के प्रति भक्ति तो होनी चाहिए, काम के प्रति निष्ठा होगी, लेकिन करेंगे, और आलोचनात्मक विवेक जीवित रहे, ये जरूरी है, और विश्लेषण बुद्धि सतर्क रहे। चलिए, ये दोनों चीजें रहें। हमारी भविष्य की पीढ़ी के प्रतिनिधि हो, तुम्हारी शुभकामना मेरे लिए फलीभूत होगी, और ये जो स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है ये शायद आखिरी चुनौती होगी। इसके बाद जीवन का लिखने पढ़ने में ही समय बीतेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इन तमाम चीज़ों के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप संगत में आए, बातचीत की। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।